तो इस फिजिक्स से पहले वाली फिजिक्स को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, और अभी जो पढ़ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। यानी फिजिक्स को इस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं क्लासिकल मतलब पुरानी, मॉडर्न मतलब नई, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है। बट आमतौर पे जो मैकेनिक्स न्यूटन की थ्योरी से एक्सप्लेन होती है, जिसमें जनरली विजिबल चीजों का रोल ज्यादा होता है, वो सब क्या किसमें आते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में। इसको हम लोग न्यूटनियन फिजिक्स भी कहते हैं, क्योंकि हर टॉपिक में लगभग न्यूटन का इन्वॉल्वमेंट है, उनकी थ्योरी हर टॉपिक में कहीं ना कहीं यूज करी गई है, तो इसको हम न्यूटनियन फिजिक्स बोलते हैं। और ये वाली फिजिक्स, मेन अंतर यहां क्या हो जाता है कि इस फिजिक्स में हम लोग पार्टिकल को पूरी तरह से पार्टिकल ना मान के वेव नेचर उसके अंदर, और वेव को पूरी तरह से वेव ना मान के उसके अंदर क्वांटम नेचर की बात करते हैं, है ना। पार्टिकल के अंदर वेव नेचर और वेव के अंदर क्वांटम नेचर की बात करते हैं। इसको बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। यानी जब एक्सप्लेनेशन चीजों के, ऑब्जर्वेशंस के एक्सप्लेनेशन वेव पार्टिकल डुअलिटी से मिलने लगते हैं, तो वो फिजिक्स क्या हो जाती, मॉडर्न फिजिक्स। मेन यही बात है ना। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये रिसेंट डिस्कवरीज हैं, इसलिए इसका नाम शायद मॉडर्न रखा गया है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज क्या है, कहां से चीजों को बदल दिया गया है, कहां से बदला गया है, जहां पर वेव और मास की, वेव और पार्टिकल की डेफिनेशंस में अंतर आ जाता है। यानी इससे पहले वाली फिजिक्स में हम मास को प्योर मास की तरह सोचते थे, यहां से चीजें बदल गई हैं और चीजें रिलेटिविस्टिक हो गई हैं। खैर, तो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो पहला टॉपिक है वेव पार्टिकल डुअलिटी, या ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव। इसका टॉपिक का नाम ड्वेल नेचर करके भी दिया जाता है। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग मेनली किसके बारे में बात करने वाले हैं, बोर्स मॉडल के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करेंगे। मेनली हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, तो ये मेन 3 टॉपिक है। इसके अलावा एक्सरेज अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है, अब क्या पहले भी नहीं था, पहले भी नहीं था। और वैसे तो आधा घंटा का टॉपिक है, कई बार बच्चे कहते पढ़ा दो, तो मैं पढ़ा भी देता हूं, लेकिन उससे कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये वो बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सरेज पढ़ा दूंगा अगर तुम लोग इंसिस्ट करोगे। वैसे तो एक्सरेज कहीं मेंशन नहीं है, एक्सरेज एज अ टॉपिक कहीं मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं किससे, वेव पार्टिकल डुअलिटी से। यानी जिसमें हमें क्या बातें करना है कि वेव, यानी स्पेशली हम लोग लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अंदर पार्टिकल जैसा नेचर होता है, जिसको हम लोग क्वांटम नेचर या फोटोनिक नेचर भी बोलते हैं। ये बात हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि वेव के अंदर पार्टिकल नेचर है, और फिर दूसरी बात डी ब्रॉगली वाली कि पार्टिकल के अंदर वेव जैसी कैरेक्टरिस्टिक है। खैर, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मॉडर्न फिजिक्स की डायरेक्शन में काम करने वालों का। खैर, ये मॉडर्न से जस्ट पहले वाले हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या किया था, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म किया था। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैक्सवेल ने बताया था, उसके जनरेशन प्रोसेस के बारे में, ये सारी बातें, ठीक है। हर्ट्ज वो पहले थे जिन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को देखा था, हालांकि समझ नहीं पाए थे कि क्या हुआ, लेकिन पहली बार तुक्के से इनके हाथ में एक ऑब्जर्वेशन लगा था जिसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, तो पहला ऑब्जर्व करने वाले थे, ठीक है। जे थॉमसन का नाम किसमें आता है, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने करी है, बल्कि उस समय जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तब तक उसको कैथोड रेज बोला जाता था,
और उन्होंने पहली बार ये बात बोली थी कि रेस के अंदर मास है, और बल्कि उन्होंने चार्ज और मास के रेशियो को भी फाइंड आउट किया था। नहीं, E/m का जो भी रेशियो आता है वो किसने फाइंड किया था? E की वैल्यू इन्होंने E अलग से या M अलग से नहीं बताया, E और M का रेशियो बताया। E के बारे में किसने बताया? मिलिकॉन ने। मिलिकॉन का एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने पता किया कि जितने भी ड्रॉप्स ऑयल के थे उनमें जो फंडामेंटल चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, क्योंकि हर ड्रॉप के अंदर या तो उतना था या तो उससे डबल था या तो ट्रिपल था, यानी उसके इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज को पाया गया। तो उनको समझ में आ गया कि एक पार्टिकल का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बेसिक चार्ज कितना होता है। तो E देने वाले एक तरह से ये थे। जब E आ गया, E/m का रेशियो पहले से पता था तो मास भी पता चल गया होगा। ये कुछ लैंडमार्क साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स की डायरेक्शन में चीजों को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो हम लोग अभी इस टॉपिक की तरफ एंट्री करते हैं, लेकिन कुछ पुरानी चीजें जो मैं मान के चलूंगा कि पता है। मुझे बताओ, अगर कहीं E की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो क्या डिनोट कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज को फोर्स कहां लगेगा और नेगेटिव चार्ज को फोर्स कहां लगेगा? पॉजिटिव को राइट लगेगा और नेगेटिव को लेफ्ट लगेगा, है ना। फोर्स कितना लगेगा उसका फॉर्मूला होता था Q इंटू ई। Q इस चार्ज को डिनोट करेगा, E किसको डिनोट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। तो E होता है पर कूलाम पे लगने वाला फोर्स, जो इन लाइनों से दिखाया गया है। Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। जब भी कभी हम कहते हैं कि दो टर्मिनल के बीच में V का वोल्टेज है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में एक कूलाम को कितनी एनर्जी का फायदा होगा या कितनी एनर्जी का नुकसान होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज यहां छोड़ दिया जाए तो बताओ, यहां से लगातार वहां जाने के दौरान इसका स्पीड बढ़ेगा। तो अगर कोई पूछे गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो मैं लिखूंगा Q इंटू वी। और अगर निगेटिव यहां छोड़ दिया जाए तो भी क्या उसकी स्पीड यहां से यहां पर बढ़ेगी, है ना। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी तब भी क्या होगा? इतना ही होगा। लेकिन अगर उल्टा कर दिया जाए, पॉजिटिव को यहां छोड़ के निगेटिव की तरफ छोड़ दिया जाए, तो क्या बताओ? गेन होगा, इस चार्ज का कम से कम लॉस होगा। सिस्टम के अंदर वो एनर्जी किसी और फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, मगर इस चार्ज का लॉस होगा। तो गेन के लिए भी यही फॉर्मूला है। कोई पूछे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, वो भी कितना होगा? Q इंटू वी का। तो देखो यार, फेवर में फेंकोगे तो फायदा होगा, अपोज में फेंकोगे तो नुकसान होगा। हम जानते हैं यार कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी तरफ होती हैं? नेगेटिव की तरफ। तो अगर पॉजिटिव को इधर फेंकोगे तो उसको अपोज मिलेगा, और वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाते जाते अपनी स्पीड डाउन करेगा। इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव चार्ज को इस तरफ फेंक दो तो क्या बताओ? नेगेटिव टर्मिनल के आसपास जाते जाते वो अपनी स्पीड का लॉस करेगा। तो कुल मिला के यार, कितना काइनेटिक एनर्जी का गेन या लॉस होता है? वो होता है Q इंटू वी। बात क्लियर है? अच्छा, यही डिस्कशन अगर कोई इलेक्ट्रॉन के लिए करे तो हम कह देंगे E इंटू वी। E इंटू वी। और E का वैल्यू होता है, सबको पता है E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻। V क्या है? वोल्ट में वोल्टेज है, और ये क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये करने के बाद जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? इससे जो आंसर आएगा, अच्छा बताओ, Q इंटू वी करने के बाद जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? जूल में आएगा। जूल में आएगा। अब मुझे बताओ, जब भी हम कोई काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो Q इंटू वी करते हैं, तो अगर इसकी यूनिट कोई बनाना चाहे तो Q की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और इसको मिला के हम क्या लिख देते हैं?
नो, Q इंटू वी करने से जो आंसर आता है उसको हम क्या लिखते हैं, जूल। कूलाम इंटू वोल्ट को हम क्या लिखते हैं, जूल। अब अगर Q की जगह मैं यहां E भी लिख दूं, मुझे बताओ यहां E भी लिख दूं, तो E का मतलब क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो भी इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम इंटू वोल्ट। बात समझ में आ रही है? V किस में होता है, वोल्ट में, और Q किस में, E किस में होता है, कूलाम में, तो कूलाम वोल्ट होता है जूल। बात क्लियर है? अब अगर कोई ये E मल्टीप्लाई ना करे, ठीक है, केवल V रखे, है ना, और E की वैल्यू ना रखे, आई मीन E की वैल्यू ना रखे, ठीक है, तो क्या बताओ, जैसे मैं कह दूं कि V जो है 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट रखें, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 E इंटू वोल्ट। अगर हम E की वैल्यू ना रखें, केवल वोल्टेज रख दे, मान लिया एक्सलेटेड बाई 10 वोल्ट, एक्सलेटेड बाई 10 वोल्ट, अगर मैं कहूं किसी इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट से एक्सलेट कराया गया है, तो तुम क्या लिखोगे, E इंटू 10। अब अगर E की वैल्यू तुम रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो बन जाएगा कूलाम वोल्ट, तो वो आंसर किस में आ जाएगा, जूल में। लेकिन अगर मैं E की वैल्यू ना रखूं, तब इसको क्या पढ़ोगे, E इंटू वोल्ट, E इंटू वोल्ट, या इसको क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। तो जब भी हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी का मतलब, इसका मतलब हमने अभी ई रखा नहीं है, बस इतना ही अंतर है। ई रख दो तो आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, नहीं रखा है तो वो किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी एक तरह से मतलब क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मीनिंग है, सबको समझ में आना चाहिए। कूलाम्ब वोल्ट जूल होता है, और अगर ई को हम कूलाम्ब में ना रखें, ई को ई ही बना रहने दे, तो वो बन जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात क्लियर है? और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमें जूल में बदलना हो तो इतना करना पड़ेगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है, तो इसका मतलब 10 इंटू 1.6 इंटू, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई हूँ। ये बात कभी कभी लोग दिमाग से उतार देते हैं, हालांकि पोटेंशियल के वक्त शायद मैं ये बात बताता हूं। खैर, ये डायग्राम बना है क्या, नहीं, ठीक। एनर्जी, पावर और इंटेंसिटी, ये लगभग बहुत सारे टॉपिक में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क होता है, जिसकी यूनिट किस में होगी, जूल में। एनर्जी किसी मटेरियल से या किसी फोटोन से या किसी हीट से एसोसिएटेड चीज है। अब वो एनर्जी कहीं प्रोपोगेट करे या कहीं फ्लो करे, तो हम बात करते हैं कितनी फ्लो कर रही है पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी क्षमता का नाम है, कैपेबिलिटी का नाम है, जो कहीं स्टोर भी हो सकती है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब फ्लो कर रही होती है तब हम बात करते हैं पर यूनिट टाइम में कितनी फ्लो कर गई या कहीं पे फॉल करी या कहीं से चली गई, तो हम बात करते हैं पावर की। तो वो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। यानी कुल मिला के एनर्जी पर यूनिट टाइम का मतलब जूल पर सेकेंड वाली चीज है, या इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, वॉट। यानी ये भी एनर्जी है लेकिन यूनिट टाइम की। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी भी एनर्जी है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यानी अगर मैं कहूं कि इस टेबल पे एनर्जी फॉल कर रही है, तो हम पूछ सकते हैं बताओ 2 मिनट में कितनी एनर्जी फॉल हुई ओवरऑल, या
हमें 2 मिनट की एनर्जी, 2 सेकंड की एनर्जी पता है, तो हम पूछ सकते हैं कि पर सेकंड कितनी फॉल हो रही है, तो पावर की एंट्री हो गई। ओवरऑल एनर्जी इज ई, जूल वाली, पर यूनिट टाइम तो है ना। अब अगर कोई कहते हैं इस टेबल के यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी फॉल कर रही है, तो ये भी तो एनर्जी है, लेकिन अब दायरा क्या है, यूनिट टाइम, यूनिट एरिया। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड या वॉट, और पर यूनिट एरिया, यानी ये वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो तीनों चीजें कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है समझ में आना चाहिए। तीनों चीजें ही एनर्जी हैं, लेकिन एनर्जी अंडर टाइम रिस्ट्रिक्शन की यूनिट टाइम, एनर्जी अंडर एरिया रिस्ट्रिक्शन यानी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। क्या तीनों का भाव मन में अलग अलग कर पा रहे हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है, लिखा हुआ है, ठीक। तो जैसा मैंने बताया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की दिशा में, हाँ फिर से बताना है, जब भी कोई V का वोल्टेज किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट कराता है, यानी प्लस चार्ज यहां छोड़ दो या माइनस यहां छोड़ दो, तो क्या उसकी स्पीड में इजाफा होगा कि नहीं, यहां से यहां जाने में पॉजिटिव का फायदा होगा, यहां से यहां जाने में, और उल्टा कर दे तो नुकसान भी हो सकता है, यानी गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो बता यार V का वोल्टेज कुछ 10 वोल्ट दिया, तो इसका मतलब होता है 1 कूलाम को कितनी एनर्जी का फायदा या नुकसान होगा। V की यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलाम। V का मतलब होता है 1 कूलाम को मिलने वाला फायदा। तो बताओ क्यू कूलाम को मिलने वाली एनर्जी कितनी होगी, यानी एनर्जी गेन और लॉस ऑफ चार्ज इन इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। V के पोटेंशियल डिफरेंस के इफेक्ट में एक चार्ज यहां से यहां जाए या यहां से यहां जाए, तो कभी फायदा होगा कभी नुकसान होगा, तो कितना होगा बोलो। V होता है कि वो कितने जूल की एनर्जी देगा पर कूलाम को, यानी बैटरी जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा एनर्जी देगी। 10 वोल्ट की एनर्जी, 10 वोल्ट की बैटरी 1 कूलाम को 10 जूल देगा, 20 वोल्ट की बैटरी 1 कूलाम को 20 जूल देगा। तो V क्या होता है, 1 कूलाम को कितनी, तो Q कूलाम को कितनी एनर्जी मिलेगी, Q इंटू V, और इसकी यूनिट क्या बन गई, Q की होती है कूलाम और V की होती है क्या, वोल्ट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। क्या इतनी बात समझ में आ गई, है ना। क्या चार्ज E नहीं हो सकता, हो सकता है ना। E की हो गई कूलाम और B की हो गई वोल्ट। अगर तुम E की वैल्यू रख देते हो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम, V रख देते हो 10 वोल्ट, तो क्या इसकी यूनिट क्या बनेगी, कूलाम वोल्ट बनेगी कि नहीं। तो कूलाम इंटू वोल्ट जहां आ जाएगा तो फिर वो जूल बन जाएगा। अगर तुम E को नहीं रखते हो, बस E को E ही रहने देते हो, उसकी जगह इतने कूलाम नहीं रखते हो और V रख देते हो मान लिया 10 वोल्ट, तो अब जो ये आंसर बना है इसको लिखेंगे 10 EV, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अभी रखी नहीं गई। नहीं, अगर मैं यहां पर जूल में चीजों को लिखना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए कायदे से, तब ये आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा, वरना ये किस में लिखा है, ईवी में। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 10 इंटू दिस जूल होता है। तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। बस यही है। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन को कूलाम में रखे बिना जब हम आंसर लिखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, रख दो तो बन जाता है कूलाम वोल्ट, और कूलाम वोल्ट क्या होता है, जूल। बात समझ गए, ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबको थोड़ा सा अंदाजा है कि मेटल के अंदर लाइट डालो तो क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले साइंटिस्ट ने बहुत सारे तरीके देख रखे थे जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते थे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा क्या हुआ जिससे पुरानी थ्योरी से काम नहीं चल रहा था, तो नई थ्योरी की एंट्री कराना पड़ी, यानी पुरानी थ्योरी के हिसाब से भी
क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था? लाइट को फोटोन क्यों मानना पड़ा, क्वांटा क्यों मानना पड़ा? ये एक्सप्लेनेशन किसमें है? हाँ, कि लाइट को बिना फोटोन माने, बिना क्वांटा माने हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। एमिशन तो पहले भी होते थे, लेकिन उनके एक्सप्लेनेशन हमारे पास थे दूसरे तरीकों से। लेकिन ये तरीका केवल और केवल इसी एक्सप्लेनेशन से निकाला जा सकता था कि लाइट के अंदर ऐसा कोई नेचर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नेचर या फोटोनिक नेचर। तो कौन से एमिशन पहले से होते थे? तो पहला एमिशन है फील्ड एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन। ये दो एमिशन मैं समझा रहा हूं। फील्ड एमिशन क्या होता है? क्या बताओ, किसी एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ रिवॉल्व करने वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस एटम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में रख दूं, है ना, तो क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एटम के अंदर पोलराइजेशन का माहौल हो जाता है। ऐसी बातें हमने करी हैं। मतलब पेरेंट एटम को फील्ड कहां ले जाना चाहती है, राइट, और फ्री उनके अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट टिल्ट करेगी, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हिस्सा लेफ्ट टिल्ट हो जाएगा। अगर फील्ड एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री हो जाएगा। नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन। हालांकि ये फील्ड एमिशन आमतौर पे नहीं होता। बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁴ वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो एक एटम, गैस के अंदर के एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। यानी इलेक्ट्रॉन एटम कैसे हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे। कौन से चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और उनके इलेक्ट्रॉन कहां, हवा में तैरेंगे, फ्री हो जाएंगे। क्या जनता समझ पा रही है? तो बाय अप्लाइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मेटल, इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड फ्रॉम द एटम। ये केवल मेटल की ही बात नहीं है, किसी भी एटम के लिए बात है। हर एटम के अंदर ये खूबी है, मेटल में इजीली निकल जाते हैं। क्यों? मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो आउटर शेल की बाउंडिंग है उतनी बढ़िया नहीं होती है न्यूक्लियस के साथ, तो वो इजीली निकल जाते हैं। किसी भी एटम में, हर एटम की कोई ना कोई लिमिट है। अगर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दोगे, क्या बात समझ में आ रही है? थर्मियोनिक एमिशन, तो ये तो था फील्ड एमिशन की इलेक्ट्रिक फील्ड हद से ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। थर्मियोनिक एमिशन क्या है कि जब हम मेटल को गर्म करना शुरू करते हैं तो गर्म करते 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 मेटल के अंदर एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो अब यार इस बात का एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट बहुत समय से देते आ रहे थे कि ये क्यों होता है। जब भी हम किसी मटेरियल का, मेटल का या किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर के रैंडम मोशन बढ़ते हैं, एटम्स के भी और इलेक्ट्रॉन्स के भी। जितना ज्यादा टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन उतना फास्ट होता जाएगा, उसका रिलैक्सेशन टाइम उतना कम होता जाएगा। और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एसोसिएट होगा, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके रैंडम मोशन बढ़ते जाएंगे। क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ उसका मटेरियल के साथ जो बॉन्डिंग है वो कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी कि जितनी मटेरियल की वजह से उसकी नेगेटिव एनर्जी थी उतनी उसके अंदर क्या आ गई, पॉजिटिव एनर्जी। तो वो मटेरियल को इजीली छोड़ सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि किसी भी एटम के अंदर भी ऐसा है कि अगर हम, खैर एटम के अंदर की बात करेंगे। कुल मिला के यहां क्या है कि पूरे मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनके अंदर रैंडम मोशन है। उन रैंडम मोशन को मैं धीरे धीरे करके बढ़ा रहा हूं तो किसी टेम्परेचर पे रैंडम मोशन इतना हो जाएगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी मटेरियल को छोड़ने में फेवर कर देगी, है ना। तो उस टेम्परेचर पे लगभग हर इलेक्ट्रॉन फ्री होने के लिए तैयार होगा। यानी उस टेम्परेचर से पहले इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, उस टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रॉन इजीली निकल आएंगे। बात समझ रहे? दैट इज थर्मियोनिक एमिशन, है ना। ये बात जो मैं थर्मियोनिक एमिशन कर रहा हूं ये मेटल के लिए ही कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे किनको निकाला जा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन को। बात क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड से भी फ्री इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से तो एटम के अंदर के भी इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। फील्ड एमिशन फ्री इलेक्ट्रॉन का भी किया जा सकता है, फील्ड एमिशन एटम से इलेक्ट्रॉन का किया जा सकता है। एक लिमिट से ज्यादा कर दोगे तो सब निकल आएगा। तो थर्मियोनिक एमिशन
हीट खा के इलेक्ट्रॉन का निकलना है, उनके रैंडम मोशन बढ़ा के इलेक्ट्रॉन को निकालना है। हाँ 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 हाँ, बिफोर द मेल्टिंग, बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इससे उसका कुछ नहीं। वो उनके हो सकता है कि मेल्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन निकले, ये सबका अपना अपना है, इसका उससे लेना देना नहीं है। मेल्ट होना तो उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका टूटना होता है, उनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर्स के टूटने की वजह से, उनके बॉन्ड टूटने की वजह से आया, वो इलेक्ट्रॉन टूटने की वजह से नहीं मेल्ट होता है। बात समझ में आ गई है? अगली बात है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका मतलब कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन दोनों में से नहीं है, मतलब हमने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई तो वो फील्ड एमिशन नहीं है। दूसरी बात, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमने वो टेम्परेचर भी नहीं पहुंचाया, तब भी हम मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यानी हमने किसी मेटल में कुछ फोटॉन्स डाले, अल्ट्रावायलेट लाइट के, एक्स रे के, या कोई सुटेबल लाइट इस मेटल को डाली, और वो इतनी मात्रा में नहीं डाली कि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, फिर भी उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं विदाउट रीचिंग दैट टेम्परेचर, विदाउट गिविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मतलब कि इस बात को उस समय के साइंटिस्ट कम से कम पुरानी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यानी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल यूजिंग सुटेबल रेडिएशन ओवर अ मेटल, सच इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी इनसे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। पहली बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने देखा, हर्ट्ज ने, ठीक है। और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए इस साइंटिस्ट ने, ये साइंटिस्ट मुझे लगता है दो हैं, हेलोच एंड लिनार्ड्स ने, एक कंट्रोल्ड सिस्टम बनाया, अरेंजमेंट बनाया, जिसके अंदर उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंट्रोल्ड वे में ऑब्जर्व किया था। इन्होंने रैंडमली ऑब्जर्व किया था, इन्होंने कंट्रोल वे में ऑब्जर्व किया। और इन सारी कहानियों को एसोसिएट करने वाले डायरेक्टर कौन थे, आइंस्टाइन। इन्होंने क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया, जो कि प्लैंक्स की लिखी हुई थी, यानी प्लैंक्स की बताई हुई थी, उसको सही माना और उसके आधार पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। यानी ये देखने वाले थे, ये एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन देने वाले थे, और ये कौन थे, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। बात समझ में आ गई। यानी इसमें किसी एक साइंटिस्ट को पूरा क्रेडिट, अगर सबसे ज्यादा क्रेडिट दोगे तो किसको दोगे, ऑब्वियसली यार इसी को दोगे, एक तो नाम बड़ा है। हाँ हाँ, ये बात तो है। अच्छा मुझे बताओ, आइडिया बड़ा होता है या आइडिया को एग्जीक्यूट कराने वाला बड़ा होता है? कुछ समय बाद तुमको समझ में आएगा, आज से जब तुम लोग प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, कि आइडिया से बड़ा एग्जीक्यूट करने वाला होता है। क्यों? तुम किसी के पास बैठ जाओ अभी ऐसे राह चलते, उसके पास भी 10 आइडिया होंगे नहीं? तो ये तो क्या अपना कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहा था किसी और डायरेक्शन में, इसके हाथ कोई ऑब्जर्वेशन लग गया, उसको इसने लिख दिया कि हमने ऐसा पाया है, ठीक है। अब अगर इसमें दम था तो ये एक्सप्लेनेशन पता करता कि क्यों ऐसा हुआ, नहीं कर पाया। तो अभी यार राह चलते किसी को पकड़े पूछो कोई आइडिया दो जिससे मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, वो बता देगा, 2-4 आइडिया तो उसके पास होंगे। हमारे घर के आसपास 2-4 मिठाई वाले, चाट वाले, या ऐसे लोग होते हैं जो साल का 1 करोड़ रुपए कमाते हैं कम से कम। हमारे घर के आसपास 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर ऐसे तुम देखोगे। कोई बड़ा सिंपल सा आइडिया है, दुकान खोलो सही जगह पे, अच्छी मिठाई बनाने वाले ढूंढो, बनाना भी नहीं है, अच्छी मिठाई बनाने वाले ढूंढो, और थोड़ा सा किस्मत लेके आओ कि वहां ग्राहक आते हो उस जगह पे। तुमने दुकान लेते समय ही अच्छा फैसला कर लिया कि सही जगह पे ले ली, तो कस्टमर तो आ ही जाएगा। फिर तुम्हारे अंदर थोड़ा पेशेंस हो, 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, नो प्रॉफिट लॉस पे आएगी, फिर धीरे धीरे वो प्लस होगा, और एक समय आएगा कि आपके एक कोई प्रोडक्ट बहुत बढ़िया चल निकलेगा, उसके बाद क्या है, करोड़पति। तो ये आइडिया किसके पास नहीं है बताओ? तुम्हारे पास है ना, मेरे पास भी है, बट मैं नहीं कर पाया, वरना मैं यहां पढ़ा क्यों रहा होता। 1 करोड़ रुपया मैं आम वर्कर जो समोसा बना लेते उनकी मदद से कमाता। तो ये है, कौन बड़ा, पढ़ाने वाला समोसे वाला?
एग्जीक्यूशन मैटर्स, उसने हिम्मत दिखाई, उन्होंने लोग ढूंढे, पर वो सॉरी असेंबलिंग करने वाला कौन था यहाँ पे? आइंस्टीन ने, बड़े दिमाग वाला यही था जिसने हर चीज को समझा और उसको एक्सप्लेन किया कि हाँ इस वजह से। तो ज्यादा क्रेडिट इसी को जाता है, तुम दो या ना दो। तुम चाहे कुछ भी कह दो कि हर्ष ने देखा था, वो देखता ही नहीं तो ये क्या करता। ऐसा माना जाता है कि फेसबुक से को उसके किसी दोस्त ने जो है पहले आइडिया बनाया था, बट एग्जीक्यूट किसने कराया? तो कमा भी वही रहा है, दैट्स इट। आइडियाज बहुत लोगों के पास होते, बल्कि उस समय पे एक हम लोग कॉलेज में थे उस समय, एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्कुट करके चलता था। तो आइडिया तो सबके पास था ही, लेकिन ऑर्कुट को छोड़ के लोग फेसबुक में शिफ्ट हो गए और इतना छा गया कि वो उसका नामो निशान खत्म हो गया। इसका मतलब कुछ तो रिवॉल्यूटरी किया गया है। खैर, दुनिया जो है आउटकम देखती है, आइडिया किसने दिया डजंट मैटर। हाँ भाई, तो हर्ष ने क्या देखा? ज्यादा मतलब नहीं है इसकी बात, ज्यादा देर तक चलेंगे नहीं। तो हर्ट जो है ना क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहे थे। यानी ये कुछ अरेंजमेंट है जिसमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ दिया जाता था, तो इन दो टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता था। ये एक डिटेक्टर है, बस सिंबॉलिकली डिटेक्टर है, इसमें और क्या रहा होगा पता नहीं। तो ये डिटेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिटेक्ट करता था, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे कुछ हो सकता है, गैल्वेनोमीटर एल्वेनोमीटर कुछ लगा होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यहाँ हरकत देखी जाती होगी। अब क्या इसने क्या किया इस सेटअप में, ये सेटअप इतना ही था, यहाँ दो प्लेटें लगाई और यहाँ पे उसने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाला। तो उसने क्या देखा कि इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट अचानक से बहुत बढ़ गया है, स्पार्क होने लगा। ठीक है, किसी को उनको कोई क्लू नहीं था कि ये क्यों हुआ। बाद में पता चला कि इसके डालने से यहाँ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई, चार्ज की अवेलेबिलिटी ज्यादा होने से कंडक्शन अच्छा हो रहा है। खैर, अल्ट्रावायलेट लाइट डालने से यहाँ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट हो रहा था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जैसे नहीं हम लोग एडी करंट की बात करते थे, फ्लक्स का चेंज होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का माहौल होगा तो करंट फ्लो करेगा, वैसा कुछ यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा था। लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज की वजह से फ्लो कुछ ज्यादा हो गया चार्ज का। हाँ, तो स्पार्क देखा गया। तो स्पार्क में किसका रोल था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, क्योंकि ये जब नहीं होता था तो स्पार्क इतना ज्यादा नहीं होता था, करंट लिमिट के अंदर होता था। करंट अनलिमिटेड हो जाए तो उसी को हम स्पार्क बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हर्ट्ज एंड लेनार्ड ने इसको देखने का एक प्रॉपर तरीका बताया कि लाइट क्या करती है और कैसे करती है, उसका ये पूरा सेटअप है। इस सेटअप पे हम लोग बहुत बाद में ग्राफ राफ बनाने की बातें करेंगे। अभी बस इतना समझे कि यहाँ पर ये एक वैक्यूम ट्यूब है, ये एक क्वार्ट्ज विंडो है जहां से लाइट पास कर सकती है। लाइट से मेरा मतलब लाइट के आसपास की फ्रीक्वेंसी वाली चीजें। अल्ट्रावायलेट लाइट भी हम लाइट ही बोलते हैं, हालांकि अल्ट्रावायलेट विजिबल से थोड़ा ज्यादा एनर्जी की लाइट होती है। तो अगर हम लाइट डालते थे तो यहां हरकत होती थी, इसमें एमीटर में हरकत होती थी। अब क्यों ऐसा होता होगा अंदाजा लगाओ। जब हमने लाइट डाली तो यहां से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन सामने वाले प्लेट पे टकराते थे। अच्छा, किसी मेटेलिक प्लेट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आमतौर पे फिक्स रहती है, अगर किसी कारण से बढ़ जाए तो वो इक्वेट होने लग जाती है। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गए, कंसंट्रेशन बढ़ा तो वो इक्वेट होने के चक्कर में कम कंसंट्रेशन वाले रीजन में चला, तो यहां क्या होने लगा? करंट का फ्लो होने लगा। एमीटर पे वही दर्ज किया जा रहा था। इसका मतलब ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है जहां पे प्रॉपर वोल्टेज को वेरी करा करा के भी करंट की हरकतें देखी गई थी कि करंट कैसे वेरी कर रहा है। बस मैंने वोल्टेज जीरो करके भी देखा गया तो भी करंट था। जैसे कोई कहते कि सर बैटरी लगी है तो करंट तो वैसे ही होना चाहिए, बट बैटरी को जीरो वोल्टेज करके भी करंट देखा जा रहा था। इसका मतलब कि कोई ना कोई कारण तो है इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने वाला। क्या जनता समझ पा रही है? तो ये ऑब्जर्व किया किसने? लेनार्ड्स एंड हेलोज। ये शायद ट्विन साइंटिस्ट रहे होंगे, मिलके काम किया होगा। खैर, तो मैं सीक्वेंस में सबका नाम ले रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली
हमें जाना है किसकी थ्योरी पे, आइंस्टाइन की थ्योरी पे, जिन्होंने किसका सहारा लिया, क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्वांटम थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये किसकी क्वांटम थ्योरी है, प्लैंक्स की। यानी अभी तक 2 साइंटिस्ट आए थे, ये तीसरे हैं, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। आइंस्टीन के बोले जाने से पहले शायद इनको कोई भाव नहीं मिलता होगा, इनके पास एविडेंस रहे होंगे लेकिन कोई देखता नहीं था। बट आइंस्टीन ने जब इनके सर पे हाथ रखा, इनकी बात को सुना, तब दुनिया मानने लगी कि हाँ यार ये भी कोई चीज है। तो कुछ ब्लैक बॉडी रेडिएशन को लेके एक्सप्लेनेशन देने की ये कोशिश कर रहे थे, है ना, जिसको क्वांटम थ्योरी उस समय कहा गया था। बट उस समय तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। खैर, तो इनके हिसाब से लाइट के अंदर 2 नेचर होते हैं। तो एक नेचर के बारे में हम लोग यंग्स वाले एक्सपेरिमेंट में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के समय पर पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या मानते थे कि लाइट अगर किसी रीजन से चल रही, इसका मतलब क्या, इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन चल रहा है। यानी लाइट रे अगर यहां से जा रही है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन चल रहा है ना, साइनोसाइडल वेरिएशन। ये लाइट का वेव नेचर है, जिसमें हम लाइट को कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में इमेजिन करते थे। लेकिन प्लैंक्स का कहना था कि लाइट के अंदर वेव नेचर के अलावा भी ऐसा नेचर है जिसको इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है। मतलब अब समझो यार, अभी तक बड़ी मुश्किल से हमें लाइट का वेव नेचर थोड़ा थोड़ा फील होने लगा था, वो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। अनपोलराइज्ड लाइट तो कितनी गंदी थी, मैंने समझाने की थोड़ी सी कोशिश की थी, अगर तुम्हें याद हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले टॉपिक में, कि वो फील्ड का वेरिएशन होता है और आगे बढ़ता है, दैट इज लाइट। ये हमने किसी तरह से मन में बिठाया ही था कि मॉडर्न फिजिक्स आ गया। और मॉडर्न फिजिक्स क्या कह रहा है कि विजुलाइज ना करो। मैं क्या कह रहा हूं, पहली बार ऐसा कह रहा हूं, मैंने फिजिक्स के लगभग हर चैप्टर का अपना एक पिक्चर विजुलाइजेशन दिया है, जहां जरूरत थी मैंने उसको एनिमेट किया, लेकिन इसका कोई पिक्चर, कोई विजुलाइजेशन नहीं करना है। मतलब कि लाइट, ऐसा होता ना कि कई बार कि साधु के भेष में कोई नॉन साधु होता है, मतलब विलेन होता है, या कभी कभी देखने में एक आम आदमी लगता है लेकिन वो बैकग्राउंड में पता चलता है कि बहुत बड़ा कुछ है, मतलब बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों हो सकता है। तो लाइट भी ऐसा ही कुछ निकला कि अभी तक हम लाइट को बड़ी मुश्किल में समझे कि ये वेव नेचर रखता है। उसकी मदद से हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन की, सॉरी, उसकी मदद से हमने यंग्स का पूरा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया। किसकी मदद से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन किसके लिए काम करता है, वेव की। लेकिन अचानक से अब लाइट के अंदर इन्होंने एक और चीज इमेजिन करी कि लाइट कंटिन्यूअस वेव ना होके लाइट पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, ये बस लोग दिखाते हैं, ये कोई पिक्चर नहीं है, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करता है। कितनी स्पीड से, तो स्पीड वही है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस थ्योरी के अनुसार कोई भी बॉडी जब रेडिएशन करती है तो वो कंटिन्यूअस वेव नहीं होती, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। इन एनर्जी पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा और फोटोन। तो तुरंत लोगों के मन में आने लगता है कि अच्छा, तो लाइट सिर्फ वेव नहीं है क्या? तो यही बात है कि वो वेव भी है और उसके अंदर ऐसा नेचर भी है ना। कुछ बातें एक्सप्लेन होती हैं उसके इस नेचर से और कुछ बातें एक्सप्लेन होती हैं उसके वेव नेचर से, ठीक है। अब बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि तुम्हें लाइट को ऐसे इमेजिन नहीं करना है, बट इस इमेजिनेशन में जो हमने लैम्डा यूज किया है, इस इमेजिनेशन में जो हमने फ्रीक्वेंसी यूज करी, वो जरूर यहां काम आएगा। मतलब हमें इमेजिन भी नहीं करना और इस इमेजिनेशन से निकाला गया वेवलेंथ और इस इमेजिनेशन से निकाला गया फ्रीक्वेंसी, वो यहां काम भी आएगा। उसने क्या बताया कि जो पैकेट ऑफ एनर्जी होगा वो कितना एनर्जी, कितनी कम या ज्यादा एनर्जी का पैकेट है, वो इस फॉर्मूले से आएगा, h इंटू फ्रीक्वेंसी। तो पूछा गया फ्रीक्वेंसी क्या है, उसने कहा जो तुम वेव में फ्रीक्वेंसी सोचते तो वही वाला है। तो ऐसी बातें कोई कहेगा तो लोग बहका बहका तो बोलेंगे ही, कौन मानेगा ऐसी बातें। क्वांटम ये ऐसी बातें किया करता था तो सब यही बोलते थे, यार चरसी है, भांग खा के बैठा, किस तरह की बातें करता। जैसे आईटी वाले बाबा को आजकल लोग बोलते हैं, कुछ भी बोलता है। उसने कहा कि इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडिया नहीं जीतेगी।
अब फिर पता क्या कर, ओ मैं तो ऐसे ही कह रहा था हौसला बढ़ाने के लिए ताकि वो लोग दिल पे ले और जीत जाए। भाई ये क्या बात हुई। खैर ऐसी इनके साथ था। वो बोलते थे कि देखो यार पैकेट की एनर्जी एच नहीं होती, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो ज्यादा एनर्जी का पैकेट होगा, कम फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो पैकेट कम एनर्जी का होगा। ये उसका कहना था। पिक्चर वो वाला नहीं लाना है, फ्रीक्वेंसी वही वाली है। ठीक है। अब हमने पढ़ा है v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है कि नहीं। यहां पर v को हम c लिख सकते हैं क्योंकि लाइट की बात चल रही है। नहीं तो क्या बताओ, न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, c बाई लैम्डा। यानी अगर h न्यू फॉर्मूला है तो वेव वाले फॉर्मूले में न्यू c और लैम्डा ऐसे रिलेटेड होते तो हम न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, c बाई लैम्डा। तो एनर्जी का ये भी फॉर्मूला आ जाएगा, E इक्वल टू क्या, तो पहली बात तो यही कि इन पैकेट के अंदर एनर्जी होती है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। दूसरी बात, इन एनर्जी पैकेट्स के अंदर मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम, मोमेंटम मतलब कि अगर ये पैकेट किसी लाइट वेट व्हील पे पड़े तो व्हील को घुमा सकते हैं। यार ये तो एकदम ही इमेजिनेशन से परे है। क्यों, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी और वेव है तो वो किसी चीज को छू थोड़ी सकती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो किसी चीज को छू नहीं सकती, उसको फोर्स नहीं दे सकती। ये साथ सीधे सीधे क्या करें, उनके अंदर मोमेंटम है तो वो किसी लाइट फ्लाई व्हील को घुमा सकते हैं। यानी फोटोन किसी लाइट फ्लाई व्हील को घुमा सकते हैं। और ऐसा देखा गया कि इन रेडिएशंस के अंदर रेडिएशन प्रेशर होता है, उसके अंदर फोर्स देने की कैपेबिलिटी होती है। भले हमारे हाथ पे पड़ने वाली लाइट पे जो फोर्स लग रहा है वो इतना कम है कि हम उसको कंसीडर नहीं करते, बट इनके अंदर भी फोर्स देने की क्षमता है, मोमेंटम डिलीवर करने की क्षमता है। और उसके मोमेंटम का फॉर्मूला देखा गया, क्या, P बराबर ई एच बाई लेमडा। अब देखो यार h बाई लेमडा को यहां से किसी ने h बाई लेमडा को यहां से c उधर पहुंचा दिया तो क्या बना दिया, E बाई सी। ये अंडरस्टूड है, तुम्हें बस यही याद रखना है, E बराबर एच न्यू, E बराबर h बाई लेमडा, और बाकी सब इधर उधर करना आना ही चाहिए। मतलब ये स्किल का पार्ट भी होना चाहिए और धीरे धीरे मेमोरी का पार्ट भी बन जाएगा। ये बात किसने बताई, प्लैंक्स ने। अब प्लैंक्स ने एक और बात बताई। किसी ने कहा कि अच्छा ये पार्टिकल्स हैं तो क्या इनको पार्टिकल को हाथ में लेके इनका वजन तौल सकते हैं। तो उसने कहा नहीं इनका रेस्ट मास क्या होगा, 0। तो लोगों ने पत्थर उठाए और उसके ऊपर वो फेंकना शुरू कर दिया। और फिर अब क्या बताएं, लोग उसको भाव नहीं दिए अंटिल कि जब उसकी थ्योरी को जब तक एविडेंस नहीं मिला, है ना। जब सारे एक्सप्लेनेशन बंद हो गए तब ये काम आया। तो अब ये बात अगर सबको समझ में आ गई है तो एक बात और समझ में आना चाहिए कि अगर ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, सोचो कि ये पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसके अंदर कुछ 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, जूल में बदला जा सकता है, इतनी एनर्जी है। तो बताओ अगर एक पैकेट होगा तो इतनी एनर्जी, दो पैकेट होंगे तो, है ना। तो ये एच न्यू हो सकती है, 2h न्यू हो सकती है, 101 एच न्यू हो सकती है। क्या 101.5 एच न्यू हो सकती है, नहीं हो सकती। मतलब क्या कि जो एनर्जी ट्रैवल कर रही होगी वो एनर्जी बेसिक एनर्जी के मल्टीपल में होगी। एच न्यू होगी, 2h न्यू होगी, 10h न्यू, 1001 एच न्यू होगी, लेकिन पॉइंट में नहीं हो सकती, नॉन इंटीजर नहीं हो सकती। यानी सोचो कि हमारे पास 200-200 ग्राम के मैगी पैकेट हैं, मैगी पैकेट हैं और यहां बहुत सारे पैकेट पड़े हैं। तो क्या वो 200 हो सकते हैं, 400 ग्राम हो सकता है, 500 ग्राम हो सकता है, नहीं, नहीं हो सकता। क्यों, एक पैकेट के मल्टीपल में ही तो है, पैकेट पड़े हुए हैं, यहां खुला मैगी थोड़ी पड़ी है। 2 किलोग्राम मैगी यहां पड़ी है, 2 किलोग्राम यानी 4,000, 2 किलोग्राम मतलब 2,000 ग्राम। बताओ कितने पैकेट हैं, देखा बता दिया। मैगी से लोग कनेक्टेड है इसलिए बड़ी जल्दी बता देते। 2000 ग्राम मतलब 10 पैकेट। कैसे कैसे निकाला, टोटल डिवाइड बाई एक पैकेट का मास। यहां मास की बात चली थी, 2000 ग्राम उसका टोटल मास है। और यही बात कि हम एनर्जी में अगर हमें यह पता हो कि टोटल एनर्जी इन सब की कितनी है और एक पैकेट की एनर्जी पता हो तो टोटल एनर्जी में से एक पैकेट की एनर्जी डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएंगे कितने नंबर ऑफ पैकेट है। सोचो 2-2 जूल एनर्जी के पैकेट हो
और 200 जूल हमारे पास एनर्जी हो तो बताओ कितने पैकेट होंगे? 100 पैकेट होंगे। तो नंबर ऑफ पैकेट क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? अब ये फॉर्मूला भले हमने एनर्जी के लिए लिखा है, एनर्जी किस में होता है? जूल में। जब मैं कहता हूं यहां पर इतनी एनर्जी है तो मैं कहूंगा यहां इतने पैकेट हैं, यहां पर 100 पैकेट हैं अगर 200 जूल एनर्जी है, क्योंकि हर पैकेट 2-2 जूल का है नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसी बात करूं यहां से हर सेकंड 200 जूल एनर्जी निकल रही है तो हम फिर ये कहेंगे कि पर सेकंड अगर 200 जूल एनर्जी निकल रही तो पर सेकंड यहां से 100 पैकेट निकल रहे हैं। मतलब कहने का कि अगर एनर्जी पर सेकंड में होगी तो नंबर ऑफ पैकेट्स भी पर सेकंड में होंगे। यानी ये फॉर्मूला एनर्जी में लग सकता है, पावर में लग सकता है, क्या इंटेंसिटी में नहीं लग सकता। अगर मैं कहूं इस टेबल के यूनिट एरिया में हर सेकंड 200 जूल गिर रहे हैं, हर सेकंड यूनिट एरिया पे 200 जूल, तो क्या हर सेकंड यूनिट एरिया पे 100 पैकेट गिर रहे हैं? यानी एनर्जी की यूनिट जूल में है तो पैकेट्स आएंगे, जूल पर सेकंड में है तो पैकेट पर सेकंड आएंगे, जूल पर सेकंड पर यूनिट एरिया में है तो पैकेट्स पर सेकंड पर यूनिट। क्या ये फॉर्मूला पूरी तरह से समझ में आ गया है? नंबर ऑफ पैकेट्स या नंबर ऑफ फोटोन निकालने का ये फॉर्मूला। और ये क्यों बना है? क्योंकि पैकेट्स क्वांटाइज्ड एनर्जी में होंगे, टोटल एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी, नंबर ऑफ पैकेट इंटीजर में होंगे। हम लोगों ने अभी एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? एच न्यू। न्यू इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो C इक्वल टू क्या? न्यू लैम्डा। तो न्यू को हम क्या ले सकते हैं? C बाई लैम्डा। तो ये बराबर क्या आ गया? SC बाई लैम्डा। नहीं? अच्छा बताओ, हम लोगों ने और एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? P बराबर H बाई लैम्डा। पढ़ा है कि नहीं? अब P बराबर H बाई लैम्डा पढ़ा है, जरा यहां से देखें। H बाई लैम्डा को हम लोग यहां से H बाई लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं E बाई सी, लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया? E बाई सी। एक और फॉर्म आ गया। दूसरी बात क्या बताओ, H बाई लैम्डा यहां नजर आ रहा है कि नहीं? इधर। तो हम एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? P इंटू सी, या P को क्या लिख सकते हैं? E बाई सी। वो मैंने यहां लिख दिया है। मोमेंटम के और फॉर्म क्या हो सकते हैं? और कुछ लुक समझ में आ रहे हैं जो हम यहां बना सकते हैं? ओके, हाँ, मोमेंटम इंटू सी। हाँ, ई हम एच न्यू लिख देंगे, एच न्यू बाई सी बन जाएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं। ई बराबर क्या आ गया? एच न्यू बाई सी। खैर, तो कुल मिलाकर यार ये दो फॉर्मूले हैं, कुछ को जोड़ तोड़ के नए नए लुक लाए जा सकते हैं। हमें ऑप्शन देख के कई बार समझ में आएगा कि हमें किस लुक में आंसर देना है। बात क्लियर है? हाँ, एक चीज पूछी जाती है, रेस्ट मास ऑफ मूविंग, मास ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ रेडिएशन। अच्छा, यहां दिया तो है इफेक्टिव मास ऑफ रेडिएशन। जस्ट यार इस हेडिंग को समझे जरा। इफेक्टिव मास, देखो जरा, अभी मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, E बराबर क्या? P इंटू सी। अच्छा, P क्या होता है? मोमेंटम।
मोमेंटम को हम क्या मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, और v इज c, क्यों, रेडिएशन की बात चल रही, तो v क्या होगा c, तो E एक तरह से क्या बन गया mc स्क्वायर, ये भी हम जानते ही हैं, तो m क्या बन गया E बाई c स्क्वायर, यानी इफेक्टिव मास का फॉर्मूला, यार मास होता नहीं है, इसको मैंने इसलिए इफेक्टिव मास लिखा है, अगर रोक के देखोगे तो उसके अंदर मास नहीं आएगा, वरना मास का फॉर्मूला हमने क्या है, मूविंग फोटोन के अंदर मास जैसी बात हम कर सकते हैं कि इसके अंदर इफेक्टिव मास इतना है ना। ये थोड़ा मास उस सेंस की चीज नहीं है कि हम उसको रोक के मेजर कर सकें, इसलिए इसको मैं इफेक्टिव मास कह रहा हूं। अगेन अब इसके भी डिफरेंट फॉर्म बना सकते हैं, ई को हम एच न्यू लिख दें, ई को हम एस सी बाई लेमडा लिख दें, है ना, एस सी बाई लेमडा, तो बहुत सारे लुक इसके भी आ जाएंगे। क्लियर है, इसके लिए जगह नहीं अलॉट की गई तो यहीं लिख ले जहां पे तुमने नोट कर लिए। तो देखो यार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करें। मैंने यहाँ पे लाइट डाली है, बट ये सुइटेबल लाइट नहीं है, यानी लो फ्रीक्वेंसी लाइट है, जितनी इस मेटल को चाहिए उतनी नहीं है, तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, चाहे जितना अमाउंट डाल दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, यानी मेटल को कुछ खास एनर्जी के फोटोन चाहिए, हमने अगर उस एनर्जी की फोटोन डाल दिए तो इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। मेटल के अंदर लेवल पे क्या हो रहा है, इसको मैंने इमेजिन किया है, जस्ट ये मेरी इमेजिनेशन है। देखो यार, ये मेटल, ये इलेक्ट्रॉन, बाहर से फोटोन गिर रहे हैं, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन इन फोटोन पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, क्यों, इनको पसंद नहीं है हर फ्रीक्वेंसी। अब ये कुछ फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाई गई, जैसे ही इनके मन की फ्रीक्वेंसी आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के साथ ये एनर्जेटिक हो जाएगा, और एनर्जी पाके ये मेटल से बाहर निकल जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो ये फोटोन, ये जो फोटोन मैं फेंक रहा हूं वो इलेक्ट्रॉन के साथ इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव दो तरह की टक्कर करते हैं। नॉन इफेक्टिव में वो पास हो जाते हैं, कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब, अगर वो टक्कर इफेक्टिव हुई जो इलेक्ट्रॉन को मंजिल तक पहुंचा सके, यानी एटम से बाहर, इस मेटल से बाहर निकाल सके, तो ही वो इंटरेस्ट दिखाएंगे। यानी कुल मिला के ये इलेक्ट्रॉन एक तरह से फोटोन से सीधे वादा मांगते हैं कि तुम मुझको एंड तक पहुंचा पाओगे तो ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी या चलूंगा, जो भी है। तो फोटोन अगर लगता है कि नहीं, अबे ये तो ऐसी ढीला ढाला है, क्या मुझे चांद तारों तक ले जाएगा फर्जी, तो कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन अगर जैसे ही फोटोन इस वैल्यू का मिल जाता है, उसको लगता है हाँ इसके साथ जाना ठीक रहेगा, ये मुझे विदेश यात्रा करा पाएगा, ये मुझे खुश रख पाएगा, तो देखो ये फोटोन को एब्जॉर्ब करके बाहर, इस चंगुल से बाहर आजाद करने के लिए हीरो चाहिए इसको, हीरो मिल गया इसको, देखो ये इसके सपनों का हीरो, इसको इतना चला गया। खैर, किसी ने पूछा हीरो का क्या हुआ, तो हीरो साथी है उसके, नजर नहीं आ रहा है, नजर वही आएगा, मतलब दुनिया को क्या हीरो नजर आता है नहीं, एब्जॉर्ब कर ली, और वो जो हिटिंग है उसने उसको नॉकआउट करने के लिए एक तरह से, हाँ एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर निकला है, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, हिटिंग जब मैं कहता हूं तो वो फोर्स प्रोसेस, जैसे मैं कहता हूं बताओ इस बॉटल को मैंने हिट किया, इसके अंदर मोशन आया, तो बताओ मेरे हिट करने से आया कि नहीं, अच्छा बताओ इसके अंदर एनर्जी आई कि नहीं हिट करने से, हाँ तो दोनों बातें हैं ना, कि उस फोटोन के अंदर मोमेंटम था, एक ऐसा कॉलिजन हुआ कि जिसने अपनी पूरी एनर्जी उसको दे दी। सोचो मैं ये मुक्का मारो, मेरा मुक्का रुक जाए, बोतल के अंदर मोशन आ जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है, इसका मतलब मेरे मुक्के की सारी एनर्जी किसको मिल गई, बॉटल को, तो ये बॉटल मोशन में आ गई, वही इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ है, उसी को मैं इफेक्टिव टक्कर कह रहा हूं। अगर ये मुक्का इतना दमदार ना होता, बोतल को लग जाता, तो बोतल मुक्का लेने से, हाँ ये है बस, ये थोड़ा सा ऐसी बातें हैं जो जल्दी हजम नहीं होती। तो आइंस्टीन का इन चीजों को लेके एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो बातें मैंने अभी समझाई उन्हीं को। In photoelectric effect, light does not behave as a wave but
एज अ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। इसको एग्जैक्टली पार्टिकल नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टिकल को रोक के देखो तो उसके अंदर मास होता है, इसके अंदर मास नहीं होता, इसीलिए पार्टिकल नहीं कहा गया। जैसा न्यूटन कहते थे कि लाइट इज अ ट्रेल ऑफ टेनी पार्टिकल, वो सही नहीं है ना। इसके अंदर पार्टिकल जैसा नेचर है, उसके अंदर मोमेंटम है, एनर्जी है, बट उसके अंदर रेस्ट मास नहीं है। When a photon hit a free electron inside the metal, it transfer whole of its energy, जिसको मैं h nu कह रहा हूं, to that electron। ये अपनी पूरी एनर्जी किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन को। A part of this energy is used in ejecting the electron from metal binding। मेटल बाइंडिंग से मतलब मेरा क्या है, हम हमेशा कहते हैं कोई चीज अगर ट्रैप्ड है तो वो निगेटिव एनर्जी जोन में है, जब तक उसको जीरो जोन में नहीं ले जाएगा कोई, उसकी एनर्जी को जीरो पे नहीं, तब तक वो मेटल छोड़ने को तैयार ही नहीं होगा। तो ये दो काम आएगी, पहले तो उसको जीरो एनर्जी पे ले जाएगा, यानी अब वो मेटल के अट्रैक्शन से फ्री हो गया है। नहीं, अब फ्री होने के बाद भी आगे की जर्नी बाकी है, उसको एटम की टक्कर से होते होते बाहर तक ले जाना। यानी हीरो इतना इफेक्टिव हो कि पहले तो परिवार का जो माया मोह है उसको खत्म कर पाए, इतना ज्यादा अफेक्शन दे कि वो परिवार को भी छोड़ने को तैयार हो जाए, पहली चीज है। उसके बाद समाज के ताने और समाज का डर, इन सब से भी लड़ सके, ऐसा हीरो चाहिए। तो अभी क्या है कि सबसे पहले तो मेटल की बाइंडिंग को दूर करने के लिए जीरो एनर्जी लेवल पे जाएगा, और उसके बाद आगे उस इलेक्ट्रॉन की टक्कर किसमें होना चाहिए, है ना। तो मेन चीज है कि इतना फोटोन, इतनी एनर्जी का हो, पहले तो बाइंडिंग ऑफ एटम, बाइंडिंग ऑफ मटेरियल वो जीरो कर सके, बेसिकली ओवरऑल एनर्जी जीरो कर सके। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जो डीप इलेक्ट्रॉन है और जो सरफेस इलेक्ट्रॉन है, सरफेस इलेक्ट्रॉन तो तुरंत चल पड़ता है, क्यों भाई, उसको एनर्जी मिली बंधन तोड़ने की, बंधन तोड़ के चल दिया। लेकिन जो डीप इलेक्ट्रॉन है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अभी भी उस चंगुल से बाहर आ पाएगा। वो डिपेंड करता है कि क्या वो फोटोन जो उसने खाया है वो इतना एनर्जेटिक था कि पहले वो बाइंडिंग से फ्री करे, उसके बाद टक्कर से लड़ता हुआ बाहर तक निकल पाए। यानी हर लव स्टोरी एंड तक नहीं पहुंचती है, ये मतलब यहां पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विद डिफरेंट एनर्जी आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल। ओके, ये बात का मतलब क्या हुआ कि मेटल से एक ही एनर्जी के इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, भले फोटोन हम एक ही एनर्जी के डाल रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी के निकलेंगे। कुछ जो सरफेस के होंगे वो सबसे ज्यादा, और जो डीप इलेक्ट्रॉन्स होंगे कम एनर्जी के होंगे, या हो सकता है वो, हाँ, हर स्टोरी कामयाब नहीं होने वाली। द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिकॉज देयर काइनेटिक एनर्जी नॉट लॉस्ट बाय द कॉलिजन, है ना। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इफ h nu is the energy of photon absorbed by electron in the metal having work function phi। अभी देखो जो मैंने कहा था कि बंधन को तोड़ने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, उसको यहां नाम मिला है क्या, वर्क फंक्शन। यानी जो हम फोटोन डाल रहे हैं जिसकी एनर्जी E बोल रहे हैं, वो किससे ज्यादा होना चाहिए, E शुड बी ग्रेटर देन फाई। अगर ये उससे कम है, इक्वल टू है तो चलेगा, इससे कम है तो ये फोटोन किसी काम आने वाला नहीं है, ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। हाँ, तो सरफेस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मरी हुई हालत में सरफेस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन डीप इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। सरफेस इलेक्ट्रॉन तब भी निकल जाएगा, मतलब इक्वलिटी केस वो वाला केस है जिसमें सरफेस इलेक्ट्रॉन बस निकल पाएगा। दो तरह की स्टोरीज होती है, एक गांव कस्बे की और एक होती है शहर की। तो आमतौर पे शहर की स्टोरी में बस परिवार का बंधन ही तोड़ना होता है, बाकी किसी समाज का बंधन ज्यादा नहीं होता है, कोई कहने वाला नहीं होता है। बट गांव कस्बे में बड़ी हालत खराब है, मतलब घर के बाद फिर आता है बड़ा परिवार, फिर और बड़ा परिवार, फिर मोहल्ला, फिर कस्बा, सबके चीजों से निकलना ये थोड़ा मुश्किल है। वही मैं डीप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो। तो यहां पर मैंने एक नाम डिफाइन किया है, ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, ये सब किसकी बताई हुई, आइंस्टीन की। तो ये सारी आगे कहानी का क्रेडिट किसको जाता है, आइंस्टीन को। लेकिन किस थ्योरी को सहारा लेके इसने समझाया है, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को। तो वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन मिनिमम फोटोनिक एनर्जी सप्लाइड टू द सरफेस इलेक्ट्रॉन। देखो साफ साफ लिखा है,
कम से कम कितना सरफेस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे जिससे वो चलने को निकलने को तैयार हो जाए, जस्ट टू टेक इट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई? अब वर्क फंक्शन एक तरह से जस्ट वाली एनर्जी ही तो है। अब वो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देने के लिए जो फोटोन आया उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी का नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या उस फोटोन का कुछ वेवलेंथ होगा, उसी का नाम क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या हम बताओ, क्या एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू या एस सी बाई लेमडा होता था कि नहीं? तो ये भी तो खास एनर्जी ही है, तो इसको खास फ्रीक्वेंसी और खास वेवलेंथ लिख सकते हैं, है ना। तो वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के आगे लगाते हैं मिनिमम, क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा में तो निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल पाता है। अच्छा, लेमडा के आगे मैक्सिमम लगाते हैं, क्यों? क्योंकि लेमडा सबसे बड़ा डिनोट करता है कि एनर्जी उसकी, लेमडा उससे बड़ा हो गया तो एनर्जी कम हो जाएगी। लेमडा का कम होना, देखो यार, लेमडा का कम होना एनर्जी को बढ़ावा देता है, तो लेमडा एक लिमिट से बड़ा नहीं होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी का बड़ा होना एनर्जी को बढ़ाता है, तो फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से बड़ा होना चाहिए। लेमडा बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है, और फ्रीक्वेंसी बड़ा होना चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, है ना। तो एक लिमिट से बड़ा होना चाहिए तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू थ्रेशोल्ड हो गई, एक लिमिट से कम होना चाहिए यानी उसकी सबसे बड़ी वैल्यू थ्रेशोल्ड हो गई। क्या जनता समझ पा रही? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिससे छोटा चलेगा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे बड़ा चलेगा। बड़ा चलेगा मतलब उससे ज्यादा में तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आराम से हो जाएगा। क्या जनता समझ पा रहे हैं? अगर इस लेमडा की वैल्यू से बड़ा लेमडा होगा तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा, और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। क्या समझ में आ गई बात? खैर, अब मैंने कहा कि इस पूरे प्रोसेस में हम डीप इलेक्ट्रॉन की गारंटी नहीं ले सकते कि उनकी स्टोरी कामयाब हो पाएगी, या सरफेस इलेक्ट्रॉन की स्टोरी को लेकर हम गारंटी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कि अगर ई हमारा वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ई हमारा वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। तो कितनी एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी भी हम गारंटी नहीं ले सकते। हम ले सकते हैं तो केवल सरफेस इलेक्ट्रॉन की गारंटी ले सकते हैं। अगर सोचो सरफेस इलेक्ट्रॉन ने कोई फोटोन खाया है ई, जो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और वर्क फंक्शन केवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़े आराम से होगा, और उसके अंदर बची हुई एनर्जी भी होगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, जिससे वो वर्ल्ड टूर भी करेंगे। बराबर? क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, मतलब कि ये सरफेस इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। अगर यही 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन किसी डीप इलेक्ट्रॉन को निकालने गया होता तो दो तो उसका खर्च होता वर्क फंक्शन में, उसके अलावा बीच की टक्कर में खर्च होता, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं होती। इसीलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूं? के मैक्स इतना हो सकता है, इससे कम नहीं। यानी जो इलेक्ट्रॉन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पता है कितनी होती है? 0 से लगा के मैक्स तक। यानी ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि अगर सबसे ज्यादा एनर्जी होगी तो इतनी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सबसे ज्यादा इतनी होगी कि हमने 12 डाला, 2 वर्क फंक्शन है तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आया। क्या जनता समझ पा रही है? अब ई का जनरल फॉर्मूला एच न्यू या एस सी बाई लेमडा होता है। वर्क फंक्शन स्पेशल एनर्जी है तो इसको मैं एच न्यू नॉट या एस सी बाई, देखो यार फॉर्मूला तो यही है मगर इसके बहुत सारे लुक संभव हैं, इसलिए मैं ऐसे करके लिख देता हूं। हम सारे लुक लिखेंगे तो पता है कितने लुक आ जाएंगे? ये 3, फिर ये 3, और फिर ये। तो क्या मैं 9 लिखूं? पता नहीं कब कहां क्या दिया हो सकता है सीधे ई दिया हो सकता है तुम्हें न्यू दिया हो तो ये करना पड़ जाए, हो सकता है लेमडा दिया हो तो ये करना पड़ जाए, नहीं हो सकता खास फ्रीक्वेंसी दी हो, वर्क फंक्शन ना दिया हो सकता है सीधे वर्क फंक्शन दिया हो सकता है खास फ्रीक्वेंसी दिया हो तो खास वर्क फंक्शन निकल आएगा, खास लेमडा दिया हो तो खास
इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है और तुम्हें भी ऐसे ही समझना है, कोई नौ फॉर्म ढो नहीं पाएंगे और कब क्या आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या जनता समझ पा रही है? ओके। हम लोगों ने अभी एनर्जी का फॉर्मूला Sc बाई लेमडा पढ़ा था, ठीक है। तो H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 सॉरी। C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8। लेमडा अगर मीटर में दिया है तो कोई बात ही नहीं है। आमतौर पे लेमडा किस में दिया जाता है? एंगस्ट्रॉम। तो अगर लेमडा एंगस्ट्रॉम में दिया होगा तो हमें -10 मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये पूरा आंसर किस में बन जाए? मीटर में। भाई तो ये आंसर किस में आएगा? जूल में। ये आंसर किस में आएगा? जूल में। अब जरा देखें, ये मैं जो बात बता रहा हूं ये वर्क फंक्शन के लिए भी और एनर्जी के लिए भी है। जरा देखें, अगर मैं जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लाना चाहता हूं तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये कैलकुलेशन तो है ही, साथ में ये कैलकुलेशन तो है ही, साथ में इतना डिवाइड करेंगे तब ये आंसर किस में आ जाएगा? इतना कैलकुलेशन हम क्यों ना एक बार कर ले तो हमेशा का झंझट खत्म हो जाएगा। और ये कैलकुलेशन आता है 12,400। ध्यान रखना, अगर हमें E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो उसका ये फॉर्मूला है, या लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम चाहिए तो 12,400 डिवाइड बाई E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें यार ये फॉर्मूला बहुत हद तक यूज करना है, E के फॉर्मूले में भी और वर्क फंक्शन के भी। अच्छा बताओ, वर्क फंक्शन में हम कैसे यूज करेंगे? 12,400 डिवाइड बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड, नहीं किसमें? एंगस्ट्रॉम में। तो ये किसमें आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। या लैम्डा थ्रेशोल्ड चाहिए हमें एंगस्ट्रॉम में, तो क्या लिखेंगे? 12,400 डिवाइड बाई 5 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक ही बात है यार, ये लिख दिया तो ये भी, ये हर केस के लिए काम करेगा, ये खास केस के लिए काम करेगा। क्या ये सब खास खास बातें खास तौर से सीख लिया तुम लोगों ने? डन। तो हम लोग यार अभी एक क्वेश्चन के जरिए पुरानी बातों को एकदम पक्का करने वाले हैं, एज ऑलवेज, कि कुछ फैल ना जाए। उसको पक्का करने का तरीका क्या है? क्वेश्चंस किए जाएं। थोड़ा तुम कोशिश करो, थोड़ा फिर मैं बताता हूं, फिर तुम फंसो, फिर मैं बताता हूं, ऐसे करके करना है। पहला क्वेश्चन है मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। तो मोमेंटम होता है h बाई लेमडा। लेमडा दिया है 4000। क्या यहां पर हम मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्टैंडर्ड यूनिट में लाना चाह रहे हैं तो लेमडा 4000 रखना ठीक रहेगा, इनकी 10 की पावर माइनस 10। तो सॉल्व करके ये आंसर कोई बताएगा क्या आ रहा है? 6.6 बाई 4 इंटू -34 प्लस 10 और ये 3 0 -3 इंटू 10 की पावर 37 में से 10 जाएगा 27 किलोग्राम मीटर परसेंट। कंफर्म करें जरा।
हम्म, हाँ हाँ वैल्यू तो रखो कम से कम, एक आध दो कंफर्म करेंगे तो मेरा वीडियो खराब नहीं होगा। चलो, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन दो तरीके से, जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कुछ नहीं लिखा है तो ऑप्शन देख के पता चलेगा किस में लाना है। तो मैं किस में निकालूं? देखो यार, निकालने का तरीका तो सीधा ये है कि पहले तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालो। क्यों? क्योंकि जूल में निकालना बहुत गंदा कैलकुलेशन है, गलत ही होगा। अब अगर ऑप्शन में जूल में लिखा है तो तुम क्या करोगे आखिरी में? भाई पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो, फिर उसमें 1.6 इंटू 10, तो पहले यही करो। तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने जा रहा हूं, कोई कुछ भी पूछे हमें पहला काम यही करना है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फॉर्मूला है 12400 डिवाइड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। देखो यहां एंगस्ट्रॉम वाला लेमडा रखा है मैंने, क्या -10 मल्टीप्लाई करना है? क्या यहां 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई करना है? नहीं करना है। यही तो मैंने बताया था कि वो -10 मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो ये 12400 बना था। तो ये कितना आ गया? लगभग ये आंसर आ रहा है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई चाहिए कि नहीं हमें जूल में चाहिए, तो भी तुम्हें ऊपर वाला काम करना है और बाद में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये ध्यान रखना है, हमेशा ये काम करना है, यही स्टेप करना है। आगे बढ़ते रहे। चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्या है? नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग। अच्छा, ये हाँ भाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर हमें निकालना होता तो एनर्जी अपॉन एक फोटोन की एनर्जी डिवाइड करते। अगर नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकालना होता तो हम यहाँ एनर्जी पर सेकेंड लिखते। और अगर ये पर सेकेंड पर यूनिट एरिया है तो यहाँ पर सेकेंड पर यूनिट एरिया रखेंगे। तो कितना दिया एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया? 2 जूल पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो यहाँ लिखो 2 डिवाइड बाई कितना है, एक फोटोन की एनर्जी, ये आ रहा है 4.8 इंटू 10⁻⁻19। इसको मैं 5 इंटू 10⁻⁻19 लगभग लिख देता हूँ, चलेगा? ये 4.8 से ज्यादा ही आएगा ना।
49, हाँ वो 4.96 5 भी आ रहा है। तो ये 5 इंटू 10⁻⁻19, इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, 4 इंटू 19 ऊपर जाएगा तो एक जीरो बोरो कर लेंगे तो 18 बनेगा। तो 4 इंटू 10⁻18 फोटॉन्स पर सेकेंड, हाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो यूनिट ऐसे ही लिख देते, पर सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। ऑप्शन लगभग ऐसे ही मिलेंगे, बदलते अगर तो पर मीटर स्क्वायर में फिर 1 सेंटीमीटर को 1/100 लिखोगे तो ऊपर चला जाएगा। खैर, अगला क्वेश्चन पूछा है, अगर हमारा जो मेटल है उसका एरिया इतना है तो टोटल फोटोन पर सेकंड कितने होंगे। क्या करोगे यार, ऐसा तो कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं है। क्या ये फोटोन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में गिर रहे हैं। ये बात हमें यूनिट से ही समझना पड़ेगी, कोई नहीं बताएगा कि हमें यहां पर नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पूछा है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पूछा है इतने एरिया में। तो पर यूनिट एरिया की जगह अब इतना एरिया है, ज्यादा एरिया है, तो हमें क्या करना चाहिए, 4 इंटू 10⁻18 में 20 मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। और जब सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट की चीज मल्टीप्लाई हो चुकी है तो नीचे से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तब इसका आंसर आएगा फोटोन पर सेकेंड। बात समझ में आ गई। 80 इंटू 10⁻18। फिर पूछा यार कि 10 मिनट में कितने फोटोन गिरेंगे, तब तुम समझ गए होगे क्या करना है। ये फोटोन पर सेकेंड गिर रहे हैं, तो अब हमें 80 इंटू 10⁻18 के साथ 10 इंटू 60 मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएंगे फोटॉन्स। अब ये फोटॉन्स आ गए, अब यहां पर सेकेंड भी नहीं बोलना है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी नहीं बोलना है। इन 20 मिनट आ गए हैं, इन 10 मिनट आ गए हैं। अब ये फोटॉन्स इन 10 मिनट आ गए हैं। क्या बात समझ में आ गई है। स्मॉल मिलाते जाए, लार्ज बनाते जाए। क्वेश्चन में कहा गया अगर 0.5% मात्र ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हैं। ये बहुत रियलिस्टिक डेटा दिया है, एक्चुअली ऐसा ही होता है, क्योंकि ज्यादातर फोटोन की तो इलेक्ट्रॉन से टक्कर ही नहीं हो पाती है। हाँ, तो ये कितना आया था भाई, 4800। तो 4800 के 2 जीरो और 1 जीरो, ये 10⁻21 है ना। अब इसका भी कितना परसेंट करना है, 48 इंटू 10⁻21 का मात्र 0.5%। तो ये कितना आएगा, कोई मुझे बताए। क्या कर दिया तुम लोगों ने। कुछ नहीं किया सर, कैलकुलेशन इसकी कैलकुलेशन तो हाँ, मॉडर्न में इतनी कैलकुलेशन आ सकती है। ये कितना आ गया, 24। इतने इलेक्ट्रॉन, अब इनको हम इतने फोटो इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इतने फोटो। अब इनको फोटोन मत बोलो, क्यों, ये फोटोन ने क्या निकाल दिया है, इलेक्ट्रॉन। तो इतने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 10 मिनट में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में। कहानी यहां से क्लोज होती है। इसी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया है, स्मॉल मिलाते जाएं, लार्ज बनाते जाएं, और कैलकुलेशन के लिए तैयार रहना। मॉडर्न फिजिक्स में थोड़े बहुत कैलकुलेशन करने पड़ सकते हैं। और कैलकुलेशन में क्या है, अच्छी बात, ऑब्जेक्टिव में हमें अंदाजा लगाना होता है, तो बहुत एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादातर।
हाँ भाई, वर्क फंक्शन ऑफ above metal is this. In above, find the threshold frequency. HC by mu naught, HC by lambda naught और H mu naught. वर्क फंक्शन को हम किसके बराबर लिख देंगे, एच न्यू नॉट, तो न्यू नॉट आएगा वर्क फंक्शन अपॉन एच। मुझे बता यार, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, मगर हर्ट्ज लाने के लिए फाई भी स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए और एच भी, तो फाई कितना दिया है 1. क्या ये स्टैंडर्ड यूनिट है, नहीं, तो हमें 1.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना है, और यहाँ 6.6 इंटू 10⁻34 करना है। कितने लोगों ने कर लिया है, ठीक है, कैलकुलेशन ना करेंगे चलेगा। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है क्या, उसमें लिखा है क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लाना है तो तुम इसी को एससी बाई लैम्डा लिख दो, बल्कि मैं यहां पर अब लगा सकता हूं लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम वाला फॉर्मूला, क्या होता है, अपॉन वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। 12400 डिवाइड बाई 1.1, तो ये कोई बताएगा ये लगभग कितना आ रहा है, 1300 नहीं, अच्छा 1127 पॉइंट समथिंग, इतना एंगस्ट्रॉम आ गया, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। सर अगर इस लैम्डा एंगस्ट्रॉम से वेवलेंथ, हाँ ला सकते हैं, यस, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम से वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ला सकते हैं, ये कैलकुलेशन से बचा जा सकता है। नहीं तो एंगस्ट्रॉम थोड़ी लोगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, तो सी लिखोगे 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा लिखोगे 1227 इंटू जो आ रहा है 1127 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में लिखोगे अब, तभी फ्रीक्वेंसी सही यूनिट में आएगा। लैम्डा ले आओ और फिर सी बाई लैम्डा करके फ्रीक्वेंसी ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रज्ञा कर रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के ई मैक्स, ये कैसे निकालोगे, क्या ई माइनस वर्क फंक्शन पढ़ा है हमने, ई हमारा था 3.1 और वर्क फंक्शन था, तो ये आंसर आएगा लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ऑप्शन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही इसके मिलते हैं, अगर जूल में बताना हो तो भी कर लेंगे कि नहीं। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में लिखना हो तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना जूल होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये क्या पूछ लिया है, यस ये काइनेटिक एनर्जी ही तो है मैक्सिमम, तो के ई मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, और ये दे रखा है के ई मैक्स, यहां रख दो तो क्या वी मैक्स आ जाएगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31, तो बस ये काइनेटिक एनर्जी रखोगे इधर, मास रखोगे 9.1 इंटू 10⁻31 और वी मैक्स का स्क्वायर, और ये रखा ही जा चुका है, तो वी मैक्स सॉल्व करके गंदे तरीके से आएगा। क्या स्टेप समझ में आ गए हैं, तो अब तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है लगभग हर चीज यहां टच कर ली है हमने। पहले क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे एक फोटोन की एनर्जी निकालना, वेवलेंथ निकालना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सब कुछ लगभग यूज कर लिया जितना आया, और लगभग जितने भी न्यूमेरिकल होंगे इन्हीं में से कोई होगा, है ना। तो अलग अलग कराने में कुछ छूट जाता है, इसलिए एक में कराने में कुछ छूटा नहीं, बल्कि हमारा और कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगली बारी आती है ग्राफ समझने की। मैंने कहा था यार ये हर्ट्ज और हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जा रहा है तो करंट ऑपोजिट जाना चाहिए, तो मैंने एरो कहाँ बनाया करंट का, नहीं पूछ रही हूँ कि जैसे हाँ हाँ करंट ऐसे दिखाना चाहिए, बिल्कुल सही। करंट तो एनोड से निकलता है पॉजिटिव टर्म में, देखो अगर बैटरी हो तो बैटरी के एनोड से करंट निकलता है और कैथोड में एंटर करता है ना। यहां एनोड कैथोड इस हिसाब पे बोला जाता है कि ये बैटरी है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये कैथोड इस हिसाब से बोला गया कि निगेटिव से कनेक्टेड है,
तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और उनकी कमी पूरी कौन करेगा? बैटरी का टर्मिनल। भाई ऐसा तो नहीं है, देखो एक बात समझ लो, इलेक्ट्रॉन यहां कम होने लगेंगे तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, तो थोड़ी देर में ये इलेक्ट्रॉन को निकलना बंद कर देंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव को के खिलाफ ये इलेक्ट्रॉन का निकलना थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। तो बैटरी इसलिए रखी गई ताकि उस कमी को पूरा कर सके। और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसको कैसा होना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। अब अगर इस खाली रीजन में इलेक्ट्रॉन ना होते तो करंट आता ही नहीं। देखा जाए तो ये ब्रेक सर्किट है, सर्किट ब्रेक है। सर्किट तो इतने में है ना, ये हवा में कैसे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। क्या बात समझ में आ रही है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना हो तो क्या यहां करंट देखने को मिलेगा? क्या नहीं देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैं ऐसे बोल रहा हूं, करंट का फ्लो ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होगा। ये एनोड और ये कैथोड कोई हवा में करंट फ्लो कराने के लिए नहीं बने। अगर हवा में करंट फ्लो कराते, ये बैटरी इतनी स्ट्रांग होती कि हवा में करंट, तो यहां से तब क्या होता? एनोड से पॉजिटिव चलता, हाँ कैथोड की तरफ चलता, इलेक्ट्रॉन यहां चलते। बैटरी नहीं चला रही है, ये इलेक्ट्रॉन लाइट की वजह से निकल रहे हैं। अभी कोई क्लैरिटी में कोई दिक्कत है किसी चीज को लेके? तो यहां पे हम इस सेटअप के अंदर ग्राफ बनाने वाले हैं। कैसे कैसे ग्राफ? देखो यार, हम लाइट का अमाउंट कंट्रोल करेंगे। सोचो बल्ब पास में लगाया है तो लाइट ज्यादा गिरेगी, बल्ब दूर में लगाओगे तो लाइट कम गिरेगी। तो बल्ब की रोशनी कम ज्यादा करके या दूरी कम ज्यादा करके हम इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर यार फॉर्मूला याद है, इंटेंसिटी इक्वल टू होता है, इंटेंसिटी इक्वल टू होता है आई इक्वल टू पावर अपॉन दूरी 4/r²। याद है यार? तो अगर हमारा सोर्स दूर होगा तो इंटेंसिटी कम होगी, पास होगा तो इंटेंसिटी। दूसरी बात, अभी तुम सोर्स ही लाइट का ज्यादा पावरफुल ले लो तब तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी ही। चलो, तो इंटेंसिटी का करंट से क्या लेना देना है? करंट वर्सेस इंटेंसिटी। पहले मैं यहां पर जो फोटोन गिरा रहा था वो 2 करोड़ गिरा रहा था, 2 करोड़ फोटोन हर सेकंड गिरा रहा था। 2 करोड़ में से 2 लाख इफेक्टिव टक्कर हो रही थी और उन 2 लाख में से मात्र 1 लाख निकल पा रहे थे। ठीक है, 1 लाख इलेक्ट्रॉन हर सेकंड निकल रहे थे, करंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मुझे बताओ, करंट अगर डबल करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? 2 करोड़ की जगह 4 करोड़ फोटोन गिराना चाहिए, तो फिर डबल इफेक्टिव टक्कर होंगी। पहले 2 लाख हो रहे थे, अभी 4 लाख, 4 लाख में से 2 लाख इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी क्या इंटेंसिटी का करंट के साथ लगभग प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा। इंटेंसिटी 0 तो करंट भी 0। क्या ऐसा होना ही चाहिए? क्यों? यहां सीधे सीधी काउंटिंग है जिसको हम रफली इमेजिन कर पा रहे हैं कि कैसे ये सब हो रहा है। मैंने कहा यहां पर 2 करोड़ डाले, 2 लाख इफेक्टिव टक्कर हुई, 1 लाख निकले। तो क्या इस 1 लाख इलेक्ट्रॉन में से सब इलेक्ट्रॉन करंट में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे? नहीं। इन 1 लाख में से मात्र 1000 ऐसे थे जो इतने एनर्जेटिक थे, जो मेटल के अंदर चले गए और उसकी कॉन्सेंट्रेशन बदल बैठे। तो बाकी 99,000 क्या? बाकी 99,000 इसी ट्यूब के अंदर क्लाउड के फॉर्म में तैरते रहे होंगे। उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो करंट का हिस्सा बन पाए। क्या बात समझ रहे हैं? तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि करंट में इंक्रीमेंट बिना इंटेंसिटी बदले किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। उन मरे हुए क्लाउड इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी भर के। कैसे? देखो यार, ये बैटरी हम फेवरेबल लगा दें तो तुम्हें पता है V का वोल्टेज किसी चार्ज को फेवर करेगा तो QV की एनर्जी देता है। तो एक मरा हुआ इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे क्लाउड के फॉर्म में तैर रहा था, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि करंट का हिस्सा बन पाए। तो क्या इस V वोल्टेज ने उसको कितनी एनर्जी का फायदा करा दिया? QV का, या और क्लियर कहें तो EV का, है ना? E इंटू V का फायदा करा दिया। तो अगर ये EV इतना है कि वो इफेक्टिव टक्कर इस मेटल के साथ टक्कर करके मेटल का हिस्सा बन जाए, तो क्या वो करंट में पार्टिसिपेट करेगा? सोचो, अभी मैंने बैटरी ऐसी लगाई है कि जो 1000 थे वो अब 2000 हो चुके हैं। तो बैटरी और स्ट्रॉन्ग करूंगा तो 3000
और स्ट्रॉन्ग करते करते मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग बैटरी लगा दी कि 1 लाख निकलते थे और सबके सब करंट का हिस्सा बन जाते थे। क्या मैं अब इससे ज्यादा बैटरी स्ट्रॉन्ग करूंगा तो कोई फायदा होगा? नहीं होगा। क्यों? 1 ही लाख तो निकल रहे थे, उससे ज्यादा क्या निकलेंगे? तो फॉर गिवन इंटेंसिटी मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। बताओ, गिवन इंटेंसिटी के लिए मैं प्लेट वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो बताओ, प्लेट वोल्टेज 0 था, करंट होगा कि नहीं? होगा। क्यों? क्योंकि यार हम फेवर ना करें तो भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन इतने एनर्जेटिक होते हैं जो करंट का हिस्सा बन जाते हैं। फिर मैंने वोल्टेज फेवर में लगाया तो करंट बढ़ा, तेजी से बढ़ा, लेकिन क्या एक लिमिट के बाद करंट का बढ़ना बंद हो जाएगा? ये वो सैचुरेशन स्टेज है जब 1 लाख में से 1 लाख करंट का हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा, ये किसी आई इंटेंसिटी के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है। अगर मैं कम इंटेंसिटी के लिए ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो थोड़ा नीचे आएगा, ज्यादा इंटेंसिटी ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो थोड़ा ऊपर आएगा। ये ध्यान दे, मैं अभी 2 करोड़ गिरा रहा था तो 2 लाख में से 1 लाख निकले में से 1000 टक्कर कर रहे थे। नहीं, अगर मैं 4 करोड़ गिराऊंगा तो सब कुछ दुगना हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं 1 करोड़ गिराऊंगा तो, यानी अगर मैं इन सबको I1, I2, I3 कहूं तो तुम साफ साफ देख पा रहे हो कौन ज्यादा होगा। बात क्लियर है? यानी हम मल्टीपल ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये थोड़ा ऊंचे ही बनाना। तो किसी के दिमाग में ये शरारत सूझी कि क्यों हम करंट का हिस्सा बनाएं? हम इन इलेक्ट्रॉन को फेवर नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन को फेवर करने में क्या करंट बढ़ रहा था, तो क्या अगर ये बैटरी कोई यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव ऐसे लगा दे अपोजिट बैटरी, तो फेवर मिलेगा इलेक्ट्रॉन को या अपोज? यानी क्यूवी की एनर्जी जो अभी फेवर में बढ़ रही थी अभी क्या होगी? कम। तो ऐसे करने पे जो 99,000 क्लाउड बना के यहां रुके थे इलेक्ट्रॉन, वो तो बिल्कुल ही नहीं आने वाले, और जो 1000 आ रहे थे वो भी रोके जा सकते हैं कि नहीं? तो एक ना एक ऐसा वोल्टेज जरूर होगा जिसमें मोस्ट एनर्जेटिक को रोक दिया जाएगा। अगर मोस्ट एनर्जेटिक, क्या 1000 की क्राउड में किनको रोकना है? जो सबसे ज्यादा, जो सबसे एनर्जेटिक है उनको रोक दिया, इसका मतलब उससे कम वाले तो, यानी हम एक निगेटिव वोल्टेज तय कर सकते हैं, है ना? इसको निगेटिव कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिस पर हमने मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोक दिया है, तो करंट क्या हो जाएगा? 0। जब वो रुक गया तो सब रुक गए, नहीं? अच्छा मुझे बताओ, क्या इस ग्राफ के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने यहां दिखाया है? तो क्या ऊपर वाले ग्राफ के लिए, सॉरी, ऊपर वाले ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही जगह होगा? क्यों? उसकी वजह है, क्या बताओ, जब हम के ई मैक्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो वो ई माइनस वर्क फंक्शन होता है। यानी सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी वो गिराए गए फोटोन का ई और मेटल के वर्क फंक्शन के डिफरेंस के बराबर होता है। मैं अभी 2 करोड़ एनर्जी फोटोन गिरा रहा था इसी एनर्जी के, अब मैं 4 करोड़ इलेक्ट्रॉन गिराने लगा इसी एनर्जी के, तो क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या फोटोन की संख्या बढ़ेगी? अगर मैं उसी फ्रीक्वेंसी के पहले 2 करोड़ गिरा रहा था, अभी 4 करोड़ गिराने लगा, तो फ्रीक्वेंसी वही है, यानी मैंने फोटोन की क्वालिटी नहीं बदली, फोटोन थे उतने ही एनर्जेटिक, नहीं तो जो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे वो भी उतने ही एनर्जेटिक होंगे, तो उनको रोकने के लिए पोटेंशियल भी उतना ही निगेटिव लगाना पड़ेगा। ये बात समझो, भीड़ ज्यादा करने से स्ट्रेंथ नहीं बदलती, स्ट्रेंथ बदलने के लिए अलग पैरामीटर्स हैं। क्या? तो इंटेंसिटी भीड़ को डिनोट करती है या स्ट्रेंथ को? भीड़ को। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी ज्यादा रेस या
कम रेज। इंटेंसिटी ज्यादा होना मतलब ज्यादा रेज, इंटेंसिटी कम होना। इंटेंसिटी भीड़ को डिनोट करती है, ज्यादा फोटोन या कम फोटोन। इंटेंसिटी ज्यादा मतलब ज्यादा फोटोन, और फ्रीक्वेंसी या एनर्जी ये उस भीड़ की स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। बात समझ रहे हैं? भीड़ ज्यादा होना या कम होना से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिसाइड नहीं होगी, भीड़ की स्ट्रेंथ बदलने से। बात क्लियर है? तो के मैक्स किस पे डिपेंड करता है? ई माइनस वर्क फंक्शन। यहां इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी से कोई लेन देना, चाहे आई इंटेंसिटी चाहे 2i इंटेंसिटी, किसी भी इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। कब तक? जब तक फ्रीक्वेंसी तीनों के लिए, गिराए जाने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी तीनों के लिए सेम है। क्या फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकते? सोचो, अगर मैं कोई ग्राफ ऐसा दिखा रहा हूं, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी इस वाली फ्रीक्वेंसी से, है ना? और इंटेंसिटी कुछ बीच का है। क्या बात समझ में आ गई? यानी अगर मैं पहले रेड लाइट डाल रहा था 2 करोड़ की भीड़ में, अब मैं ब्लू लाइट डाल रहा हूं 2 करोड़ की भीड़ में, तो रेड के मुकाबले ब्लू ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन होते हैं, तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के होंगे, तो उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो यहां जो नाम आया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये क्या है? अपोजिंग वोल्टेज required to stop most energetic photoelectrons। कितनी अपोजिंग वोल्टेज चाहिए जिससे मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन को रोका जा सकता है? अब क्या तुम्हें पता है कि किसी भी वी वोल्टेज से कितनी एनर्जी का फायदा या नुकसान कराया जा सकता है? क्यू वी का। तो इसका मतलब जो हम वोल्टेज लगा रहे हैं इनटू चार्ज, वो किसके बराबर होना चाहिए? के ई मैक्स के। और के ई मैक्स कितना होता है? ई माइनस वर्क फंक्शन। मैंने इसकी जगह, तो क्या ये, इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कह सकते हैं कि नहीं? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ जाएगा? ई बाई ई माइनस वर्क फंक्शन बाई ई। अब इसके भी मल्टीपल फॉर्मूले हो सकते हैं। क्या इसको हम एच न्यू बाई ई लिख सकते हैं? क्या इसको हम एस सी बाई लेमडा ई लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हम लोग एच न्यू नॉट बाई ई लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हम एस सी बाई लेमडा नॉट इंटू ई लिख सकते हैं कि नहीं? मल्टीपल लोग लिख सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये फॉर्मूला बन गया है। कितना वोल्टेज? अच्छा अच्छी बात पता है क्या है? कि अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो उसके डिफरेंस से जो आंसर आएगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि उनको जूल में लिखने के लिए ई से मल्टीप्लाई करना है। यहां ई, यहां भी तो ई है, ई कट जाएगा तो वी का सीधे आंसर, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधे के ई मैक्स का आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। क्या बताओ? के ई मैक्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज सेम एज वी स्टॉप। के ई मैक्स का आंसर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ही आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर के ई मैक्स जूल में चाहिए तो ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? और स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, देखो ये दोनों सेम चीजें हैं कि नहीं? स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए तो ई से डिवाइड करना पड़ेगा के ई मैक्स, तो वो ई कट जाएगा। ओके मैंने अभी यार स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला बता दिया है, के ई मैक्स का फॉर्मूला बता दिया। मैं यहां कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ई माइनस वर्क फंक्शन, और यहां मैंने लिखा ईवी मैक्स, ईवी स्टॉपिंग बराबर
चलो ई माइनस वर्क फंक्शन था तो वी स्टॉपिंग क्या आ जाएगा, ई बाई ई माइनस वर्क फंक्शन बाई ई। ठीक है, नो डाउट इसके मल्टीपल लुक्स हो सकते हैं, वो लुक मैंने लिखे एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई, और भी लुक हो सकते हैं एस सी बाई लेमडा ई माइनस एस सी बाई लेमडा नॉट ई वगैरह वगैरह। ठीक है, सबसे पहले मैं केई मैक्स और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। किसके किसके भी, केई मैक्स और फ्रीक्वेंसी। मुझे बताओ केई मैक्स को अगर वाई पैरामीटर कोई माने और फ्रीक्वेंसी को एक्स पैरामीटर माने तो ये ग्राफ कैसा बनना है? नेगेटिव इंटरसेप्ट, बिल्कुल ऐसा ऐसा नेगेटिव इंटरसेप्ट। और स्लोप कैसा? अच्छा स्लोप क्या, स्लोप क्या, y बराबर एम एक्स प्लस सी की जगह क्या लिखा है, h। स्लोप टेन थीटा या डी के बाई डी न्यू, एक ही बात है। क्या बात समझ गए? स्लोप क्या होगा, h। अच्छा ये किस जगह, जिस जगह टच कर रहा है वो हाइट कितनी होगी, वो होगी वर्क फंक्शन के बराबर। क्यों? इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, -5। ये ग्राफ बनेगा, समझ गए हैं? अच्छा इस जगह पर इस फ्रीक्वेंसी को मैं लिख रहा हूं न्यू नॉट, खास फ्रीक्वेंसी। क्यों? इस फ्रीक्वेंसी से पहले के लिए ग्राफ मीनिंगफुल, इस फ्रीक्वेंसी के बाद के लिए ग्राफ मीनिंगफुल है, क्योंकि इससे कम फ्रीक्वेंसी पे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। फिर भी तुम डॉटेड करके ये ग्राफ पीछे दिखा सकते हो ताकि तुम्हें वर्क फंक्शन की वैल्यू नजर आए। क्या तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना सकते हो अब, और उसका स्लोप और इंटरसेप्ट लिख सकते हो? यार बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में क्या यही रिलेशन तो है? कैसा ग्राफ बनने वाला है? नेगेटिव इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप। इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होगी? नो, इस बार इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी 5/e, मैं मिसिंग था। और स्लोप या टेन थीटा h/e होगा। ये सब चीजें तुम जब चाहो रिकवर कर सकते हो, इसके लिए कुछ भी रटने जैसी चीज नहीं है। मुझे बताओ अगर मैं यहां जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बदलता हूं, फ्रीक्वेंसी बदलता हूं तो कई मैक्स बदलेगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा, है ना? फ्रीक्वेंसी चेंजेस, इसका मतलब क्या क्या चेंज होगा, के चेंज है ना, वी स्टॉपिंग चेंज। अगर मैं इसका इंटेंसिटी बदलता हूं, आई चेंज, तो क्या बदलेगा, करंट बदलेगा। के मैक्स बदलेगा कि नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा कि नहीं, नहीं बदलेगा। फिर भी कोई पूछे बताओ के मैक्स का इंटेंसिटी के साथ क्या ग्राफ होगा, यानी इंटेंसिटी बदले तो के मैक्स में क्या फर्क पड़ेगा, कैसा, ऐसा ग्राफ। समझ गए? कोई पूछ ही दे तो हमें कहना है कि कोई फर्क, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे दिखाया जाता है। एक क्वेश्चन है करंट वर्सेस सोर्स डिस्टेंस, ये भी आजकल पूछा जाने लगा। ये क्वार्ट्ज विंडो था, सोर्स अगर पास में है, सोर्स अगर दूर है, क्या बताओ सोर्स का इंटेंसिटी के साथ, हमने करंट को आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाया है, क्योंकि करंट सीधे सीधे इंटेंसिटी से रिलेटेड। 4 करोड़ तो 1000, 2 करोड़ तो 1000, 4 करोड़ तो 2000 इलेक्ट्रॉन,
और वही इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करंट में बढ़ावा देगी। और इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शन होती है, 1/r² के। तो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, करंट वर्सेस दूरी या इंटेंसिटी वर्सेस दूरी, दोनों का ग्राफ एक ही जैसे नेचर का होगा। कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिल्कुल। लाइट ऑन कर लो। हाँ भाई, ये ग्राफ दिए हैं, सबको अपना आंसर बताना है, कंपेयर करना है, फिर मैं यस नो बताऊंगा। प्रज्ञा व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना आंसर। कंपेयर मतलब इनइक्वालिटी में लिखना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। सेम ही दिए हैं, कुछ अंतर होना चाहिए, तो मुझे लगता है ग्राफ में अंतर भी देख लेना। ये वाला कितने लोगों का हो गया है, बताया जरा, क्या ज्यादा है, I3, I2, I1। फ्रीक्वेंसी में क्या कंपैरिजन होगा, हाँ, क्या सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही पॉइंट पे है, इसका मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज उनकी स्ट्रेंथ एक जैसी है, यानी सारे फोटोन एक जैसी स्ट्रेंथ के हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं F1, F2 और F3 सेम होगा। बात समझ में आ गई है, एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब स्ट्रेंथ सबकी एक जैसी है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ था यहाँ पे, यही दिया है क्या, चलो ये करो, ये ग्राफ है, तो चलो इसको सही कर लो, यही है ये ग्राफ, इसमें एक ग्राफ थोड़ा अलग है। ये वाला डायग्राम सुधार लें, ये वाला क्वेश्चन है, एक ग्राफ थोड़ा अलग है। कंपेयर करना है फ्रीक्वेंसीज और इंटेंसिटीज। हाँ भाई, मैच कराया जरा, बता इन दोनों में किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, I2 ज्यादा है I1 से, और I3 भी, हाँ I3 I2 बराबर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी F3 ज्यादा है और F1 F2 इक्वल है, क्यों, क्योंकि यार दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल एक जैसा है, इसका स्टॉप करने में ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब उससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो ज्यादा एनर्जी के निकल रहे हैं, और ज्यादा एनर्जी कौन तय करता है, के ई मैक्स कौन तय करता है, फ्रीक्वेंसी,
है ना, उसमें इंटेंसिटी का कोई रूल नहीं रहता है। ओके, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, के ई मैक्स इक्वल टू क्या, के ई मैक्स इक्वल टू क्या पढ़ा है, ई माइनस वर्क फंक्शन, ई को मैं एच न्यू लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन आमतौर पे दो तरीके से पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो के ई मैक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो उसका ऑप्शन रहते हैं के ई मैक्स विल बी डबल्ड, मोर देन डबल, लेस देन डबल, तीन ऑप्शन है। अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए यानी इसको 2 न्यू कर दिया जाए तो के ई मैक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, या कभी कभी उल्टा पूछा जाता है आधा कर दिया जाए, बशर्ते कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, मतलब न्यू नॉट से ज्यादा है तो 2 न्यू तो उससे और ज्यादा होगा, तो कुल मिला के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो ही रहा है। चलो, या ए बी सी, एक ऑप्शन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो अब ज्यादा सही, 4 ऑप्शन बन गए। ओके, सोचे समझे और अपना आंसर फेंकें। डबल हो जाएगी हाथ उठाएं, डबल से ज्यादा हो जाएगी हाथ उठाएं, डबल से कम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। तो इतना तो पक्का है कि न्यू पे अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो 2 न्यू पे तो बिल्कुल ही होगा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी डबल करूंगा तो क्या एनर्जी भी और डिफरेंस का अंदाजा नहीं है। तो देखो ऐसा करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, के ई मैक्स के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। पहले मैं फ्रीक्वेंसी कुछ लेता हूं मन में, सच दैट कि ये 10 आता है और थ्रेशोल्ड 4 आता है, फाई कितना आता है 4 आता है, और ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर कितना आएगा 6। अब मैं अगर फ्रीक्वेंसी डबल करूंगा तो क्या ये भी तो 20 हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डबल है कि मोर देन डबल है। ये कुछ ऐसी बात है कि घटने वाली चीज वही रही, बढ़ने वाली चीज डबल हो गई। मतलब क्या कि हमारे खर्चे वही रहे और सैलरी डबल हो जाए तो हमारी बचत डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। बचत देखो, सोचो किसी के 20,000 खर्चे हैं और इनकम 40,000 है और 50,000 है, तो बचत 30,000 है। अगर उसका 1 लाख बचत, 1 लाख कमाई होने लगे, खर्चे 20,000 रहे तो उसकी बचत 80,000 होने लगेगी। अगर खर्चे भी डबल कर दे तो आंसर डबल आएगा। बात समझे? तो कुल मिला के यार डबल करने से आंसर मोर देन डबल आता है। इसको नंबर से सोचने से ज्यादा अच्छा कोई लॉजिक है नहीं। मैं कुछ भी बताऊंगा तो वो तुम्हें परेशान करेगा, लेकिन नंबर सोचोगे तो बड़े आराम समझ में आ जाए कि डबल से ज्यादा आंसर आता है। बात क्लियर है? देखो जरा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और उसको आधा कर दिया गया है। अब उसको क्या कर दिया है? आधा कर दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि के ई मैक्स
लेस देन हाफ, हाफ, मोर देन हाफ, या नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? बताएं, ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं। बोलो। चलो, के मैक्स का आंसर, के मैक्स का फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन को हम क्या ले सकते हैं, एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। तो हमारी फ्रीक्वेंसी इस समय कितनी है, 1.5 न्यू नॉट। तो ये ज्यादा है और ये कम है, के मैक्स कुछ ना कुछ आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में लेना, पहले इतना समझ लो। अब अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी इसका आधा कर दूं तो क्या, ये हमारा हो जाएगा 0.75 न्यू नॉट, और ये है एच न्यू नॉट। तो ये डिफरेंस पता है नेगेटिव आने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो एनर्जी गिर रही है वो थ्रेशोल्ड से भी कम हो गई है, और जब कम हो गई है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसमें नंबर से डीलिंग क्यों नहीं करी सर, पहले जैसे किया था? अरे पहले बढ़ने का मामला था तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ना हो इसकी कोई चांस ही नहीं थे, यहां पे चांसेस हैं, घटा है। क्या जनता समझ पा रही है? यार इससे 1.5 गुना था, अच्छा मैं कह देता इसी क्वेश्चन में कि इससे 2.5 गुना था पहले और आधा हो गया, तो यार 2.5 गुना था आधा हो गया, तो दोनों केस में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तब ये क्वेश्चन 2.5 टाइम्स था, 2.5 टाइम्स था, तो थ्रेशोल्ड तब भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, आधा करने के बाद भी फोटोइलेक्ट्रिक, तब ये नंबर लेना ठीक था। पहले ये चेक तो करो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा भी कि नहीं। जब भी के मैक्स का आंसर पॉजिटिव या 0 आए तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, निगेटिव आए तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई है? तो यहां से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है खत्म। क्वेश्चंस करो और अगली क्लास में थोड़ा और आगे ये उसका एक्चुअल डायग्राम बताने की कोशिश की। जो भी मैंने कहा था ट्यूब के अंदर वैक्यूम है और एक एनोड है, एक कैथोड है, वो इसका ये एक्चुअल डायग्राम है। प्लेट ये बड़ी रखी जाती है जहां फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये प्लेट छोटी रखी जाती है, और इनको एक्सलेट कराने के लिए वोल्टेज रखी गई है। ये उसका एक्चुअल सेटअप है, बल्ब जैसा होता है। तो फिर वो जो दिखाया गया था वो एक समझाने वाला सेटअप था, ठीक है। तो इसके पूरे क्वेश्चंस अप टू 46 कितने करके आना है। मैटर वेव इज अ मैटर ऑफ हाफ एन आवर, आधे घंटे में ये खत्म हो जाएगा, और अगली क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर काफी हद तक खत्म हो जाएगा, है ना। वरना 3 ही क्लास लगेंगी कुल मिला के, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ रह जाएगा तो न्यूक्लियर के साथ वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक्स रेज पढ़ोगे तो ज्यादा 1 क्लास और लग जाएगी, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में।